बोलिएगा। ओके, सो वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज जेपीएससी पीटी टारगेट बैच में इकोनॉमी का सेशन लेके आया हूँ और दिस इज लेक्चर नंबर 2। पहला लेक्चर आपने यूट्यूब में देखा होगा जहाँ पे हमने जेपीएससी के पीटी का इकोनॉमी का सिलेबस का बात किया था और साथ ही लास्ट जेपीएससी के जो रिसेंट क्वेश्चंस थे 6, 7, 11 में उसको मैंने आपको दिखाया था कि ट्रेंड क्या रहा है जेपीएससी का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लगभग 45 से 47 मिनट की लेक्चर है, उसको 2 की स्पीड में देख लीजिए और उसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा या लिख लीजिएगा कहीं पे। हालांकि यहाँ से भी आपको पीडीएफ जो लोग कोर्स खरीदते हैं उनको तो मिल ही जाएगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं समझ पाए कि जेपीएससी का फेवरेट टॉपिक क्या है, इसको रिपीट करता है, तो बहुत दिक्कत है। समझ पा रहे हैं? मैंने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया था उस दिन कि भाई जो हमारे दैनिक लाइफ से, देखिए इकोनॉमी में आपको मास्टर बनाना मेरा काम है। मैंने झारखंड के बच्चों में अक्सर देखा कि इकोनॉमी और साइंस टेक को लेके फोबिया है, वो फोबिया मुझे ब्रेक करना है। मतलब जितनी अच्छी आपको हिस्ट्री लगती है, और झारखंड जी के यहाँ के बच्चों का मैंने देखा कि भाई बहुत प्यारा है, उससे ज़्यादा प्यारा मुझे इकोनॉमी और साइंस टेक और पॉलिटी आने वाले टाइम में करना है। ठीक है, तो इकोनॉमी के बारे में एक फंडामेंटल बात आपको थ्रू आउट द क्लास मेरे साथ याद रखना चाहिए कि जीवन से जुड़ा हुआ जो चीज़ सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है, जो चीज़ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेपीएससी के पीटी के लिए। तो जो चीज़ जितना ज़्यादा कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल पॉवर्टी, गरीबी, हर कोई गरीब है, हर दूसरा तीसरा व्यक्ति गरीब है। अनएम्प्लॉयमेंट, सब बेरोजगार हैं ऑलमोस्ट, हैं। तो ये 2 चैप्टर। उसके बाद कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आज हम लोग शुरू करेंगे। 5th ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। देन बजट एंड टैक्सेशन, क्योंकि हर किसी का ज़िंदगी प्रभावित होता है वही बजट और टैक्सेशन से। टैक्स बढ़ा दिए, लाइफ प्रभावित। जीएसटी बढ़ा दो, बिस्कुट खरीदने जाओ, दूध खरीदने जाओ, चॉकलेट खरीदने जाओ, कोलगेट खरीदने जाओ, बढ़ गए। बजट, सरकार कितनी बजट किस फील्ड में दे रही है। अभी देखो झारखंड में बच्चों का फेलोशिप नहीं मिला है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का, हो सके बजट कम होगा। अगर बजट ज़्यादा होता तो तुरंत मिल जाता। 2 साल से कितने बच्चे रांची में रेंट नहीं दे रहे, पटना में, दिल्ली में रेंट नहीं दे पा रहे हैं, कितने लोगों का पैसा डूबा हुआ है। तो टैक्स एंड बजट आर ऑल्सो इंटर रिलेटेड टू योर लाइफ डायरेक्टली। ऐसे इन्फ्लेशन, महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ा, सब चीज़ के दाम बढ़ जाएंगे। आपने देखा इस बार टमाटर के दाम घट नहीं रहे हैं। जनरली नवंबर दिसंबर में टमाटर गांव या ऐसे शहरों में 5, 10, 2, मैंने तो 50 पैसे किलो खरीदे 2007-8 में। अभी क्या चल रहा है भाई? 40, 50, 60 का रेट चल रहा है। दिस इज इन्फ्लेशन। समझ रहे हैं? तो उसके कॉन्सेप्ट को समझना, इन्फ्लेशन कब बढ़ता है कब घटता है, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर लाइफ। तो मैं इकोनॉमी को आपको डायरेक्ट आपकी ज़िंदगी से जोड़ के पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। एकदम फर्स्ट क्लास धुआं धुआं कर देंगे, आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। मतलब इससे ब्यूटीफुल सब्जेक्ट क्या हो सकता है? आपको सिंधु सभ्यता अच्छा लगता है ना, जहाँ ना आप जाके कभी देखें और ना ही आप थे उस टाइम पे, लेकिन यहाँ तो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ऐसे एग्जाम्पल्स देके कनेक्ट करके पढ़ने से मजा भी आएगा और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 में 10 आप स्कोर कर सकते हैं, या 8 तो स्कोर कर ही सकते हैं। चलिए 2 बोलना ज़्यादा बात हो जाएगा, 2 मान लीजिए, छोड़िए, फिर भी 7, 8 एक अच्छा स्कोर है इकोनॉमी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर से हम लोग शुरू करेंगे। मैं वो कोई नेशनल इनकम उनकम से शुरू नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेंस का क्लास नहीं, पीटी टारगेट बैच है। अच्छा, पीटी में भी फाउंडेशन बैच नहीं, दिस इज टारगेट बैच। तो हमारा प्रायोरिटी सेट है यहाँ पे। जिन चैप्टर से रिपीटेडली सवाल आया है, मैं उन चैप्टर से पहले शुरू करूंगा। ठीक है, और आपके काम का जितना है उतना। अब देखो, कुछ लोग हो सके तुम में से बैच में इकोनॉमी में एमए करके बैठा होगा, हो सके कुछ लोग यूजीसी का नेट जेआरएफ होगा, पीएचडी कर रहा होगा, एसआरएफ होगा, पोस्ट डॉक कर रहा होगा अब्रॉड में। तो भैया अपने नॉलेज को अपने पास रखिएगा। ना तो मैं इकोनॉमी में बीए किया हूँ ना एमए किया हूँ, मैं सीधा एक फिजिक्स का साइंस का स्टूडेंट हूँ। और मेरा काम है आपको इस एग्जाम के लिहाजे से जितना आपको जानना चाहिए उतना मैं देने का गारंटी करता हूँ, उतना मैं आपको वादा करता हूँ, गारंटी लेता हूँ कि उससे ज़्यादा दे दूंगा थोड़ा सा, लेकिन कम नहीं। वो मेरे पे छोड़िए, कोई बुक नोट्स इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है इकोनॉमी के लिए, जेपीएससी के लिए, इवन फॉर अदर स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी के लिए भी इक्वली ही काम आएगा। समझ रहे हैं? ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ूँ। तो आज हम लोग जिस चैप्टर के साथ शुरू करेंगे उस चैप्टर का नाम है सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड रिपोर्ट। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। देखिए, है तो बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन सबकी डिटेलिंग जानने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ ऐसे हैं 3, 4
तीन मेनली अभी बताऊंगा, IMF, WTO एंड वर्ल्ड बैंक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर प्री हो या मेंस हो, एक बार समझ लो, जिंदगी में दोबारा टेंशन नहीं लेना है, उनसे सवाल आते ही आते हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कुछ वर्ल्ड रिपोर्ट, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है और उनके रिपोर्ट्स आते हैं। अच्छा, उसमें भारत का रैंकिंग क्या है, ये करंट अफेयर का पार्ट, हर साल बदलता है, लेकिन कौन सा इंस्टीट्यूशन कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, ये स्टैटिक पार्ट, क्योंकि रिपोर्ट का टाइटल नहीं बदल रहा। हाँ, उसमें भारत की स्थिति क्या है, या फिर विश्व स्तर पे किस देश ने टॉप किया है, किस देश ने लास्ट किया है। लास्ट जनरली नहीं पूछते और ना ही वो फर्स्ट पूछते, जनरली वो पूछते मोस्ट ऑफ द टाइम, कॉमनली वो क्या है कि भारत की स्थिति क्या है, या फिर वो रिपोर्ट कौन जारी करता है ये बता दो। ये दो सवाल बनते हैं। तो जो पहला सवाल है कि भाई भारत की स्थिति क्या है उस रिपोर्ट में, वो तो करंट अफेयर है। और जो दूसरा सवाल है वो क्या है कि भाई कौन सा रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है। ठीक है, तो ये दो पार्ट हमारा इस चैप्टर का कंक्लूजन है, मतलब फ्रेमवर्क है। मैं एक एक करके अभी लिख रहा हूँ, तनाव मत लीजिए और देखते जाइए। तो चैप्टर 1 विल स्टार्ट विथ, इस सीक्वेंस का चैप्टर 1 हमारा, ठीक है। हमारा चैप्टर 1 का नाम क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, या रिपोर्ट, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड रिपोर्ट्स, कुछ संस्था के हम लोग वर्ल्ड रिपोर्ट्स देखेंगे, ठीक है। चलिए, क्या क्या हमारा भाई बुक के अंदर क्या क्या हमारा कंटेक्स्ट होगा, हम लोग क्या क्या देखने वाले, सॉरी सॉरी माय बैड, क्या क्या कंटेक्स्ट होगा, क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे पहले देखेंगे वो IMF, दूसरा वर्ल्ड बैंक, तीसरा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, चौथा न्यू डेवलपमेंट बैंक, पांचवा एशियन इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक AIIB, और नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा सम रिपोर्ट्स, कुछ वर्ल्ड के रिपोर्ट। इसमें भारत की क्या स्थिति है उन रिपोर्ट्स में, वो करंट अफेयर का पार्ट है, वो आपको कराया जाएगा, ठीक है। मैं बताऊंगा उस पर भी कि कैसे सवाल आते हैं। क्लियर है, शुरू किया जाए यहाँ से। IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO, ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर है। स्टेट PCS, थैंक यू दिलीप यादव कह रहे हैं फुल एनर्जी सर, थैंक यू दिलीप, एनर्जी अभी शुरुआत है, आगे और भी कायम रहेगी, ठीक है। तो IMF, वर्ल्ड बैंक एंड WTO तीन ऐसी संस्थाएं हैं जिसको स्टेट PCS का बड़ा जोर रहता है। देखो, स्टेट PCS का नेचर समझो, दिस इज नॉट यूनियन PCS। स्टेट PCS जो है अक्सर बहुत कॉमन टॉपिक पे कुछ भी पूछ लेता है। स्टेट PCS के लिए नर्व सिस्टम अगर पकड़ना हो तो नर्व सिस्टम ऐसे पकड़ो कि बहुत ज्यादा फैलने के बजाय जो हॉट टॉपिक्स है, कोर टॉपिक्स है उस सब्जेक्ट के अंदर, उस पर खूब कमांड रखो। बाकी सिलेबस है, बाकी जो समंदर है उस पर थोड़ा थोड़ा भी जानकारी हो तो भी काम चलेगा। मैंने बार बार कहा है कि कोई PhD में इकोनॉमिक्स है तो अपना ज्ञान अपने पास रखें आप, ना हमें उसकी आवश्यकता है और ना ही JPSC को उसकी आवश्यकता है, क्योंकि वह एडवर्टाइजमेंट में सीधा लिखता है वो एक सामान्य व्यक्ति से अपेक्षा की जा रही है, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, टेक, सामान्य व्यक्ति, समझ रहे हैं। तो जितना समझा रहा हूँ उसके इर्द गिर्द में काम करना है। भटकोगे अगर तो फिर पहला क्लास में कहा था मैंने, एस्पिरेंट्स जीवन भर कहलाओगे, सिलेक्शन नहीं मिलेगा। DYSP और DY कलेक्टर, ये तमाम चीजें सपना ही रह जाएंगे, ठीक है। इन तीन पे आपका बहुत जोर होना चाहिए, बार बार कह रहा हूं। JPSC PT 14 JPSC में इन टॉपिक पे सवाल रिपीटेडली आता है। और एक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बीच का ये जो दो है NDB और AIB, इसको अगर आप छोड़ भी देंगे तो चले, मतलब ध्यान रहा नहीं रहा तब भी चलेगा, बट इनको आप नहीं छोड़ सकते। इन पे आपको कसम खा लेना पड़ेगा। ये जो रिपोर्ट्स कुछ बताऊंगा, कुछ संस्था जो जारी करती है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स, और ये इनके बारे में जितना बात बताऊंगा, कोई किताब नहीं, कोई गाइड नहीं, कोई नहीं, पढ़ के देख लो एक बार, आज कोई गाइड में नहीं मिलेगा जो डाटा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है। UPSC तक भी, जीवन में, इस सफर में और नहीं, एक बार पढ़ना है, दोबारा नहीं, नोट्स रख लेना है। चलिए आगे बढ़ा जाए।
तो शुरू करते हैं कहां से, IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, हिंदी भाषी लोग, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, राइट। देख लेना, हमारे हिंदी इंग्लिश दोनों ही कमजोर है, भाषा में पकड़ कमजोर है साइंस के स्टूडेंट होने के नाते। तो कभी भी स्पेलिंग में कुछ इधर उधर 19-20 हो तो उसको देख लेना, खुद से करेक्ट कर लेना है, उस पर मत सवाल पूछने लगना सर वो गलत लिख दिया था आप, ठीक है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। मैं आपको IMF में और वर्ल्ड बैंक में और WTO में जाने से पहले एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। कहानी क्या है, 1939 से लेके 1945 के आसपास में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, आपको मालूम होगा, द्वितीय विश्व युद्ध। मैं इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जा रहा हूँ ताकि आपको स्टोरी याद रहे। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, एक तरफ अमेरिका एक तरफ रूस, पता ही होगा आपको, मैं अगेन बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा। इन दोनों के झड़प के चक्कर में गुट बन गया, क्या हो गया, दुनिया पोलराइज्ड हो गया। पोलराइज्ड होने का मतलब होता है दुनिया जो है दो ध्रुव में बट गया, एक गुट रह गया अमेरिका के साथ चला गया, एक गुट चला गया रूस के साथ में। कुछ देश जैसे भारत जैसे देश जो हुए, कुछ देश नामीबिया भारत और कुछ और भी मिस्र वगैरह, ये सब जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन भी चलाया। इन लोग किसी के साथ शामिल नहीं हुआ, बोला ना हम तुम्हारे साथ जाएंगे ना तुम्हारे साथ जाएंगे, हम अपना चुपचाप अकेले रहेंगे। ऐसा जरूरी भी है क्योंकि आप किसी एक के साथ जाएंगे वो पिटाएगा, आप भी पिटाएंगे, समझ रहे हो। उससे अच्छा बेटर है न्यूट्रल रहो, उससे भी फायदा लो इससे भी फायदा लो। तो आप देखना शुरुआत में जो हमारा विदेश विदेश नीति रहा भारत का, जो इकोनॉमी से भी डायरेक्ट रिलेटेड, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। उसमें क्या था, हम अमेरिका से भी सहायता लेते थे और रूस से भी सहायता लेते थे, समझ रहे हो। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ न्यूट्रल रहना, नॉन अलाइंग, ना तुम्हारे साथ झुकेंगे ना उसके साथ। अच्छा, इस सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ, जो बर्बादी हुआ, तबाही हुआ, आपने देखा कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी और हिरोशिमा में बम भी गिराए, फैट बॉय एंड लिटिल मैन। हाँ, अच्छा, ये JPSC PT के लिए अपने आप में एक सवाल है कि उनका नाम क्या था। तो फैट बॉय और लिटिल मैन ऐसा करके दो बम का शायद नाम था। किस डेट पे पहले किस पे गिराया ये भी पूछ लेता है, किस सिटी पे गिराया तो ये तो सबको मालूम ही होगा, हिरोशिमा और नागासाकी, समझ रहे हो। ये अपने आप में एक सवाल है JPSC के लिए। तो आप देख रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार में दुनिया में क्या हो रहा है, तबाही तबाही बर्बादी, इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना, रोड, सड़कें, मकान, पोर्ट्स, तमाम चीजें बर्बाद हुई दोनों देशों की। दूसरी क्या बर्बादी हुई, बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ा गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब भुगतान संतुलन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रभावित हो गया, उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट लोगों का गड़बड़ा गया, आयात निर्यात हो ही नहीं रहा है, दुश्मन बन बैठे एक दूसरे के। तीसरा जो गड़बड़ाया वो इन्वेस्टमेंट, निवेश और ऋण। भाई कुछ गरीब देश हैं, विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री हैं, उनको अक्सर लोन चाहिए होता है, खास करके इस क्लाइमेट चेंज के दुनिया में। तो अब भाई बड़े जो डेवलप्ड कंट्री है वो आपस में लड़के बैठे हैं, तो क्या होने लगा, विकासशील देशों के लिए ऋण की बड़ी समस्या होने लगी और उनमें इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत पड़ती है, निवेश की। तो इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा तो फिर उस विकासशील देश का विकास कैसे होगा भाई, पहले पूंजी चाहिए ना, समझ रहे हैं। तो इन तमाम उत्पात मचने के बाद 1945 के आसपास में लोगों का दिमाग में ख्याल आया कि भाई बहुत बर्बादी हो गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध शांत हो गया, हालांकि कोल्ड वार आज तक चल ही रहा है वो नाम उस जनरेशन में, तो लोगों ने बोला ये जो बर्बादी हुआ है कुछ तो अब करना पड़ेगा ना, है। अमेरिका में एक शहर है एम्पायर, एम्पायर में या हेम्पशायर, एम्पायर नहीं सॉरी हेम्पशायर, उस हेम्पशायर में एक जगह है ब्रेटन वुड सिटी के अंदर। हेम्पशायर में ब्रेटन वुड जगह में लोग आपस में बैठा और बैठ के तीन चीजों पे लोगों ने निर्णय लिया। क्या क्या लिया भाई, आपको बताए क्या चुनौती है। एक तो रिकंस्ट्रक्शन करना है दुनिया का, पुनर्निर्माण,
या पुनर्विकास जो कह लीजिए आप, पुनर्निर्माण इज द मोस्ट सुटेबल वर्ड। क्या पुनर्निर्माण भाई? जो इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम चीजें जो बर्बाद हुई लड़ाई के क्रम में। दूसरा, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जो हमारा भुगतान संतुलन गड़बड़ाया है उसको ठीक करना है। और तीसरा, ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर, हमारा जो ट्रेड है, अब लड़ाई है, दुश्मन है, तो ठीक से ट्रेड भी नहीं हो पा रहा है, ट्रेड ऑर्डर जो है वो गड़बड़ है। इन तीन बातों पे चर्चा हुई, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, सेकेंड वर्ल्ड वार लगभग 1939 से 45-46 आप मान लीजिए। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ? तीन मुद्दों पे, तो मैं यहां लिख रहा हूं, यूएसए के हैम्पशायर शहर में एक जगह है, कौन सा जगह है? ब्रेटन वुड्स। ये स्पेलिंग हिंदी इंग्लिश देख लेना भाई, ठीक है। इस ब्रेटन वुड्स में एक समझौता हुआ, नहीं, यहाँ पे लोग आपस में बैठे, विद्वान लोग, समझौता में लोग क्या निष्कर्ष में पहुंचा कि तीन चीज पे हमें काम करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तनिषा कुमारी पूछ रहे सर बोर्ड का पीडीएफ मिलेगा? बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा, चिंता मत करो। शुभम सर नोट्स मिलेगा ना ऐप में? सब मिलेगा भाई। जो देखो मेरा पढ़ाने का स्टाइल मैं बता देता हूँ, मैं पीपीटी वगैरह में नहीं पढ़ाऊंगा, मेरा जो पोर्शन रहेगा वो मैं ऐसे बोर्ड पे लिखूंगा, अच्छे से मैं ढंग से सारी बातें लिखता जाऊंगा। और इस बोर्ड का ये जो स्लाइड्स है ना, इनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर जरूरत पड़ा तो टीम आपको हिंदी इंग्लिश में भी अलग से सेपरेट नोट्स बना के फिर उसका दे देगी। क्लियर है? तनाव खत्म। नोट्स का बिल्कुल चिंता मत करो। अरे तुम्हें नोट्स नहीं दूंगा, तुम रिवाइज कैसे करोगे भाई? हमको ना याद है, तुमको थोड़ा याद है। तनाव मत लो, ठीक है। खाली समझते जाओ, ध्यान मत भटको, अभी सिर्फ समझते जाओ, लिखने उखने के चक्कर मत पड़ो, सब दे दूंगा। ध्यान से बस कहानी बता रहा हूँ, समझो, इंटरकनेक्टेड रखो, इधर उधर ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। तीन समझौता हुआ, क्या क्या भाई? पहला क्या काम करना है? रिकंस्ट्रक्शन, है पुनर्निर्माण। दूसरा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको शॉर्ट में बीओपी कहते हैं, नहीं नाम सुना होगा मे भी, अगर कभी जिंदगी में पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को, डोंट वरी। बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। और तीसरा वो था ट्रेड ऑर्डर, इसको ठीक करना, ठीक है। इनको क्या करना था भाई? लाइन पे लाना था। क्लियर है? समझ में आ रहे हो? इन तीनों के लिए तीन चीजों का निर्माण करा गया। बोला भाई अब काम कौन करेगा? काम करेगा कौन? तो बोला रिकंस्ट्रक्शन का काम करेगा वर्ल्ड बैंक। कौन काम करेगा इसका? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक भी दो संस्था से मिलकर बना हुआ है, एक है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और दूसरा है आईडीए। एक मिनट, हाँ आईडीए, सही बोल रहा था मैं, आईडीए, आईबीआरडी एंड आईडीए। आईबीआरडी आईडीए के बारे में डिटेल में अभी वर्ल्ड बैंक में बात करूंगा, बट ये दो संस्था से मिलकर कौन बना? वर्ल्ड बैंक। अभी इनके बारे में डिटेल में एक एक बात करूंगा, ठीक है, यहां पे मैं जब आऊंगा तब। तो आईबीआरडी और आईडीए पहले बनाया गया, और इससे मिलके, इन दोनों से मिलके बाद में क्या बना? वर्ल्ड बैंक। कई बार सवाल पूछ लेता है कि वर्ल्ड बैंक किन दो संस्थाओं से मिलकर बनी है, तो इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, क्योंकि भाई रिकंस्ट्रक्शन का काम करना है, और दूसरा इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्या एजेंसी, जो भी कहना है। तो आईडीए और आईबीआरडी ये दोनों के मिलकर बनाया वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक का मेन काम क्या था? रिकंस्ट्रक्शन का काम करना, लोगों को लोन देना, पैसे देना, हेल्प करना, चैरिटी देना।
बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए किसको लाया गया? आईएमएफ को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका भी लगभग काम वही है, सबका देखो मोरलेस जो काम है वो एक लगभग सेम ही है कि भाई लोगों को कम ब्याज पे लोन दो, कुछ चैरिटी दो, वहां पे गरीबी हटाओ, समझ रहे हो, ट्रेड को ठीक करो, विकास में निर्माण मतलब अपना योगदान दो, कुछ भी डिस्प्यूट हो रहा है उसको रिजॉल्व करो, मतलब इकोनॉमी देश का ठीक से चले, इसके लिए जो जो एंगल्स हैं उन एंगल्स पे सब लगभग कॉमनली काम करता है। तो किसी का एम पूछ ले और उसमें 3-4 बातें लिख दे और लास्ट में बोले जेपीएससी ऑल ऑफ द अबव, मतलब सवाल पूछ दिया भाई इनमें से वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ या डब्ल्यूटीओ की काम है या उद्देश्य है, सवाल आएगा, बहुत चांस है। 3 बात लिख दी तो अब खाली अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट लिख दे आईएमएफ का और 2-3 बात और फिर ऑल ऑफ दिस दे, तो तुम ये मत बोलना सर बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ाए थे, अभी बाकी भी पढ़ाऊंगा, बहुत एक कॉमन आपको दे दूंगा, रटना नहीं पड़ेगा, लगभग सबका वही काम है। तो वो सब कीवर्ड दिखे तो सब ऑल ऑफ दिस हमेशा मारना, ठीक है, अभी बताऊंगा। तो इसके लिए बनाया गया आईएमएफ, और ट्रेड ऑर्डर के लिए जैसा ट्रेड नाम से आपको दिख रहा होगा क्या बनाया गया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नहीं डब्ल्यूटीओ, हालांकि उस समय नहीं बनाया गया, उस समय आईटीओ बनाया गया। इसका विकास का कहानी ऐसे है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ बना, जीएटीटी, और जीएटीटी से पहले क्या बना था? इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्डर, आईटीओ, ठीक है। तो आईटीओ से गेट बना और फिर गेट से डब्ल्यूटीओ बना। आईटीओ 1945 के आसपास में बना, गेट 1947 के आसपास में बना, और फिर 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ बना, समझ रहे हो। सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्डर बनाया गया उस समय, क्योंकि हमने क्या, हमारा प्रॉब्लम क्या था? ट्रेड ऑर्डर, इसलिए बनाया गया इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्डर, समझ रहे हो। इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्डर के बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो क्या बनाया गया? गेट 47 में जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ, ट्रेड और टेरिफ को लेके जनरल एग्रीमेंट किया गया। इसके अपने कुछ प्रॉब्लम्स थे, अभी दिखाऊंगा, डब्ल्यूटीओ में आऊंगा तो। क्यों, आपका सवाल आ रहा होगा ना कि आईटीओ में क्या प्रॉब्लम था कि गेट लाना पड़ा, गेट में क्या प्रॉब्लम था कि फिर डब्ल्यूटीओ लाना पड़ा, तो उनके सारे कारण मैं अभी उस टॉपिक पे आऊंगा तो पढ़ाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। मैं एक अभी जनरल आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ का निर्माण कैसे हो रहा है, ठीक है। तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए फिर से एक बार बोल रहा हूं, वर्ल्ड बैंक बनाया गया। वर्ल्ड बैंक 2 संस्था से मिलकर बनी, आईबीआरडी और आईडीए। पहले आईबीआरडी और आईडीए का निर्माण हुआ, फिर वर्ल्ड बैंक का, समझ रहे हो। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए आईएमएफ बनाया गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और ट्रेड ऑर्डर के लिए पहले आईटीओ बनाया गया 1945 में, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्डर, फिर 47 में जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ, गेट बनाया गया, और 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आया। उसकी कहानी समझाऊंगा क्यों आया, क्यों जरूरत पड़ा, क्लियर है ये सबको। अच्छा, एक बार मतलब बहुत बार ऐसे कई एग्जाम्स में सवाल पूछते हैं कि ब्रेटन वुड्स का ट्विन किसको कहा जाता है। ये जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक और जो आईएमएफ है उसको ब्रेटन वुड का ट्विन कहा जाता है, जुड़वा, ट्विन ऑफ ब्रेटन वुड्स समझौता, नहीं ब्रेटन वुड्स, रख लेना भाई, बहुत काम का एग्जाम में पूछता है। ट्विन ऑफ ब्रेटन वुड्स, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, ठीक है, क्लियर है यहां तक। क्या क्या सवाल पूछेगा सब समझा दिए। जेपीएससी आपसे पूछ सकता है भाई कि ये तमाम संस्थाएं किसके उद्देश्य से आई, तो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो तबाही मचा उसके लिए आई। कहां पे बैठक हुआ ब्रेटन वुड का? यूएसए के हैम्पशायर में। समझौता किन बातों पे केंद्रित थी? रिकंस्ट्रक्शन, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ट्रेड ऑर्डर। ऑप्शन डी देगा ऑल ऑफ दिस, तो हाँ भाई ऑल ऑफ दिस। फिर पूछेगा रिकंस्ट्रक्शन के लिए क्या बनाया गया, तो वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक किन 2 संस्था से मिलकर बनी, तो आईबीआरडी और आईडीए। बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए क्या बनाई गई? आईएमएफ। क्या आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को ट्विन ऑफ ब्रेटन वुड्स कहते हैं? हाँ सर कहते हैं। फिर भाई ट्रेड ऑर्डर के लिए क्या बनाया गया? आईटीओ। आईटीए से क्या बना? गेट। गेट से क्या बना? डब्ल्यूटीओ। क्या भारत इनका सदस्य है? बिल्कुल, भारत इनका सबका प्रारंभ से सदस्य है। क्लियर है, ओवरव्यू समझ में आया, निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब हम लोग एक एक करके पकड़ते हैं, ठीक है। शुभम, बिल गेट्स, बोथ ऑफ नोट्स, डोंट वरी, बोथ नोट्स एज वेल एज टीम जो इसको टाइप करेगी या जो भी बनाएगी, देखने को मिल जाएगा 1-2 दिन। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, सबको समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब एक एक करके लेते हैं, आईएमएफ पे आते हैं।
आपको बैकग्राउंड समझा दिया, बोलो रटने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं रटने की जरूरत है। अब एक एक करके उठाते हैं। सबसे पहले किसको उठाएंगे? वही आईएमएफ जो हेडिंग दिए थे। तो इससे पीछे वाला जो था उसमें थोड़ा हेडिंग चेंज कर लो, है ना। आप यहाँ पे लिख दो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, थोड़ा कर लो, ऐसे कर लो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, अब आईएमएफ शुरू करेंगे, स्पेसिफिक आईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्लियर है? कब स्थापना हुआ भाई? सबसे पहले जो याद रखना है, 27 दिसंबर 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, मुख्यालय? देखो पैसा का जब बात आएगा तो कहाँ पे होगा? अमेरिका के पास होगा। वो पैसा अपने हाथ से जाने नहीं देता। वर्ल्ड बैंक, बैंक इज समहाउ रिलेटेड टू मनी। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मुद्रा कोष, पैसा का बात आ गया ना। तो पैसा मतलब वाशिंगटन डीसी, यूएस। अभी आप देख रहे हैं टेरिफ बार डोनाल्ड ट्रम्प का परसेंट क्या चल रहा है सब। उसको भाई दुख है ना, उसको डर है कि डी डॉलराइजेशन अगर हो गया बाकी देश मिलके। कभी समझाऊंगा डी डॉलराइजेशन क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, क्यों अमेरिका डरा हुआ है। तो पैसा और डॉलर को कमजोर नहीं होने देना चाहता, इसीलिए जब भी इन संस्था का हेडक्वार्टर है दिमाग में ऐसे लाना है, ओ मॉनेटरी फंड पैसा, वर्ल्ड बैंक बैंक पैसा। सर कहाँ पे होगा हेडक्वार्टर? वाशिंगटन डीसी में। घटना नहीं है भाई, कहाँ पे होगा? वाशिंगटन डीसी में, यानी बोले तो यूएसए में। ठीक है, दो बातें सबके बारे में। ठीक है, 27 दिसंबर याद ना रहे तब भी ये याद रख लेना, वो उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है। और ये 1945 वाशिंगटन डीसी में। क्लियर है? वर्तमान में लगभग 190 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं इनके बारे में छोटा डिटेल भी देखो। तीन जो ऐसी संस्था है, मैंने बोला ना जेपीएससी में क्या है, जो ब्रॉड इंस्टीट्यूशन है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड डब्ल्यूटीओ, इनके बारे में माइन्यूट जितना बात याद रखेंगे अच्छी है। जेपीएससी में कुछ कोर कॉन्सेप्ट, कोर चैप्टर्स हैं, उनके बारे में जितना डेप्थ याद रखेंगे पीटी के लिए उतनी अच्छी बात है। जो बाकी पेरिफेरल नॉलेज है वो जितना कम हो उतनी अच्छी बात। स्टेट पीसीएस के लिए, यूनियन पीसीएस में उल्टा हो जाता है, वहां तमाम समंदर में से आपको हर चीज का लगभग डेप्थ रखना पड़ता है। वहां पे दायरा कोर एरिया का बढ़ जाता है। पेरिफेरल वहां भी है लेकिन कोर एरिया वहां पे ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है, पेरिफेरल कम है। सदस्य लगभग 190 सदस्य वर्तमान में। और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, एमडी, प्रबंधक निदेशक या प्रबंधन निदेशक, नहीं प्रबंधन निदेशक, ये सब देख लेना भाई, थोड़ा इंग्लिश हिंदी है। मैनेजिंग डायरेक्टर वर्तमान में कौन है मालूम है? 2 टर्म से है, 2019 से 24 और फिर 2024 अक्टूबर से अभी करंट में 2 टर्म से। कौन है भाई बताओ? बुल्गारियन इकोनॉमिस्ट है, आपने नाम सुना होगा, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, ऐसा कर लो आप, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा मैन नहीं है, फीमेल है, एक लेडीज है। इनका एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ था, आप देख लेना यूट्यूब में शॉर्ट वीडियो में। भारत में जब G20 का प्रेसिडेंसी हुआ था तो आईएमएफ की जो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये आई हुई थी क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, और इन्होंने भारतीय गाना में डांस किया हुआ था वहां पे। ठीक है, जब इनका स्वागत कर रहे थे कुछ महिलाएं, कुछ युवतियां, लड़कियां भारतीय परिवेश में, वेशभूषा में, तो ये भी डांस करने लगे थे, ये लेडीज। तो बड़ा फेमस, मतलब भाई इतने बड़े आईएमएफ की एमडी भारतीय गाने में थिरक रही हैं, तो बहुत वायरल हुआ था वो रील। आप खाली इतना सर्च करना यूट्यूब में, क्रिस्टालिना जॉर्जिया G20 प्रेसिडेंसी दिल्ली शॉर्ट वीडियो डांस, आ जाएगा। चेहरा देखोगे लंबा याद रहेगा। 2 टर्म्स हैं, इतना अच्छा इन्होंने काम किया, मान लो 5 साल 19 से 24 और 24 से अभी 29 के लिए लगभग 2 टर्म। क्रिस्टालिना जॉर्जिया कौन थी? ये बुल्गारियन इकोनॉमिस्ट है, बुल्गारिया की, यूरोप में एक देश है बुल्गारिया, वहां की है। अब भाई आईएमएफ है, मॉनेटरी फंड बैलेंस करना है, पैसा कौड़ी का काम देखना है, तो इकोनॉमिस्ट ज्यादा अच्छा करेगा ना, तो ऐसे ट्रिक से याद रखना। हालांकि आपसे ये पूछेगा वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिया। जेपीएससी ये पूछ सकता है
बहुत डेप्थ गया तो बोलेगा क्या दो टर्म्स है, स्टेटमेंट बेस आजकल बनाने लगा है जेपीएससी, तो वो जगह बोल देगा कि आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में क्या सही है। स्टेटमेंट वन, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है, आंसर सही। क्या ये लगातार दो टर्म्स है? बिल्कुल सही। तीसरा स्टेटमेंट दे देंगे, क्या वो एक बुल्गारियन इकोनॉमिस्ट है? यस, तीनों सही, ऑल ऑफ दिस। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कभी ये पूछ ले, हालांकि वो बात पुराना हो गया, कि फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर कौन था 1945 में जब आईएमएफ बना, तो फर्स्ट एमडी कौन था? अगर ये आपसे पूछ ले, केमिल गट। कौन थे? केमिल गट। ठीक है, केमिल गट जो थे फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर थे किसके? आईएमएफ के। क्लियर है इतना फैक्ट? आगे बढ़ूं। अब इसकी जिम्मेदारियां, ये कार्य क्या है जेपीएससी के लिए, यहां से सबसे हाईलाइटेड चीज हो गया। आगे भाई, क्या कार्य या जिम्मेदारियां हैं? ये सब मेंस में भी काम आएगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नोट्स अच्छे से देखो, समझो, वहां पे सेम चीजें फिर से सिलेबस में लिखी हुई हैं, तो बहुत हद तक काम आएगा ना। कुछ मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे और इसको एडॉप्ट करेंगे, कोलैब करेंगे, हो जाएगा काम। तो मैं कीवर्ड लिख दे रहा हूं, कार्य जिम्मेवारियां। मौद्रिक सहायता करना सदस्य देशों के बीच में, मॉनेटरी हेल्प, समझ रहे हैं भाई, पैसा कौड़ी का ही सहायता करेगा ना सदस्य देशों के बीच में। एक तो मौद्रिक सहायता, दूसरा विनिमय दर की स्थिरता, एक्सचेंज रेट जो है उसको स्टेबल रखना, विनिमय दर की स्थिरता। ठीक है, एक्सचेंज रेट को स्टेबल बनाए रखना। जैसे डॉलर या रुपया, अगर मान लो डॉलर से बहुत आगे चला जाए, मतलब रुपया बहुत कमजोर हो जाए या बहुत स्ट्रांग हो जाए, तो तनाव की स्थिति पैदा हो जाएगी। एक केस में एक खुश रहेगा, दूसरा अनहैप्पी रहेगा। तो एक्सचेंज रेट जो है बैलेंस रहना चाहिए, स्टेबल, सॉरी बैलेंस करो, स्टेबल होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा, एक देश बहुत कंगाल हो सकता है, एक देश बहुत रईस हो सकता है, फिर तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, फिर क्या होगा, इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस बढ़ेंगे, फिर वो वर्ल्ड वार में चला जाएगा। तो ये उत्पन्न नहीं होने देना है, क्योंकि इसी के लिए तो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद बनाया गया है। मैं समझ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, इसको ठीक करना है, देखना है चल रहा है कि नहीं सब देश दुनिया में। फिर मेन भुगतान, भुगतान संतुलन, गरीबी को कम करना, ये भी इसका एक काम है। ये अगर स्टेटमेंट में आ जाए तो बहुत लोग इसको नहीं मारेगा क्या सोचेगा, अरे आईएमएफ गरीबी क्या कम करे। तीनों, वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, डब्ल्यूटीओ, तीनों का उद्देश्य गरीबी कम करना है, उनके एजेंडा का हिस्सा है। लेकिन अगर स्टेटमेंट में ऑन द स्पॉट ये बात अगर नहीं पढ़ाया कोई, अगर आ गया तो तुम पक्का इसको डिलीट कर दो, बोले गरीबी, ये क्यों गरीबी कम करेगा। लेकिन है, राइट से कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये 5 मुख्य बातें हैं जिनको आपको कार्य या जिम्मेदारियों में याद रखना है। मौद्रिक सहायता, विनिमय दर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भुगतान संतुलन, गरीबी कम करना। ठीक है, चलिए उसके बाद एक बहुपक्षीय भुगतान भी है, मल्टीलेटरल पेमेंट, है ना। मल्टीलेटरल पेमेंट, बहुपक्षीय भुगतान का मतलब जो अलग अलग बहुत सारे देश मिलकर जो मल्टीलेटरल ग्रुप बना लेते हैं, उसको भी लोन देने का काम करते हैं। जैसे एडीबी, ब्रिक्स का जो एडीबी है, एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एआईआईबी है। तो ऐसे छोटे छोटे जो देशों के अपने आसियान के, मान लो अगर कोई बैंक हो जाए कल को, या है मान लीजिए आप 4 देश मिलके एक ग्रुप बनाए, कुछ उस संस्था, कुछ अपने क्षेत्र में विकास का काम करना है आपके इलाके में, 4 छोटे देश मिलके बना लिया एक ग्रुप, उनको अपने आसपास कुछ काम करना है डेवलपमेंट, तो उसको भी लोन देने का काम करेगा। तो मल्टीलेटरल पेमेंट, ये भी इसका काम, अगेन लोन देने का ही काम है, तो करेगा ही ऑफकोर्स। इसमें कोई बड़ी बात देख के कह रहे ये क्या है, ये तो सुना ही नहीं, नहीं मारना है, डाउट में आ गया, ऐसा कुछ नहीं। माइंड को ब्रॉड करो, ओपन करो, कॉन्सेप्ट समझो, रटो मत। ठीक है, आगे बढ़ूं। इसके बाद एक आईएमएफ की संरचना है जो मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहां स्किप कर रहा हूं। उसका काम कैसे करता है ये आपसे नहीं पूछेगा, उसके अंदर का स्ट्रक्चर लिख के दे रहा हूं, नहीं पूछेगा। हाँ, ये वीडियो अगर उनको मिल जाए तो फिर वो चैलेंज ले ले कि अच्छा रुपेश सर देखते हैं, लाओ यही सवाल पूछेंगे अलग बात, लेकिन जनरली नहीं पूछेगा, बिल्कुल तनाव मत लीजिए। तो मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है काम कैसे करता है।
बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, उनके नीचे डायरेक्टर होते हैं, सदस्य देशों के प्रेसिडेंसी होते हैं, मोस्टली फाइनेंस मिनिस्टर आरबीआई के गवर्नर्स होते हैं, उनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर, फॉर एग्जांपल भारत में आरबीआई गवर्नर। तो वो कैसे संरचना काम करती है, कैसे कैसे फाइल बढ़ता है, क्या क्या स्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर मेंस के लिए आज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर प्री, तो वी आर स्किपिंग दैट। ओके, नेक्स्ट क्या है सर, इसमें और क्या जानना चाहिए? तो आईएमएफ का सोर्स कहाँ है, पैसा आता कहाँ से इसको? नहीं, सबसे बड़ा तो ये टॉपिक है। अभी तक तो देख रहे थे भाई कि भला का काम करेगा, लोन देगा, ये करेगा, वो करेगा, इसके पास पैसा कहाँ से आता है? देखो, जब भी कोई देश इसका सदस्य बनता है ना, तो कुछ पैसा इसको रखना पड़ता है, वहाँ जमा करके सदस्य बनता है। जैसे तुम लाइब्रेरी ज्वाइन करते हो तो रजिस्ट्रेशन फी देते हो ना, या फिर नया घर खरीदते हो, मकान खरीदते हो, तो तुम कुछ क्या देते हो, सिक्योरिटी मनी देते हो कि नहीं? कुछ ऐसा ही समझ लो, जब भी कोई नया देश आईएमएफ ज्वाइन करता है तो कुछ सिक्योरिटी मनी की तरह पैसा रखता है, और वही इसका मेन सोर्स ऑफ पूंजी है। उसको क्या कहते हैं? रिजर्व ट्रांच। नया देश को कुछ पैसा रखना पड़ता है। मैं लिख देता हूं यहां, नए देश को क्या करना पड़ता है? कुछ पैसा रखना पड़ता है शुरू में, ठीक है? इसको कहते हैं रिजर्व ट्रांच। एग्जाम में आ चुका है भाई ये बहुत सारा, स्टेट पीसीएस वगैरह में। क्या कहते हैं इसको? रिजर्व ट्रांच। वेरी इंपॉर्टेंट, रिजर्व ट्रेंच कीवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिल जाएंगे इंग्लिश में, आपको चिंता मत कीजिए, इंग्लिश में लिखा हुआ नोट्स मिल जाएगा आपको, सेम चीज, तनाव मत लीजिए, ठीक है? क्लियर है? मैं अब यहाँ पे दोनों भाषा में लिखूंगा तो बहुत समय चला जाएगा, ठीक है? तो इंग्लिश में आपको मिल जाएगा वो लिखा हुआ, तनाव मत लीजिए, ठीक है? समझिए पहले। क्लियर है? नए देश को कुछ पैसा रखना पड़ता है, कुछ इन्वेस्टमेंट शुरू में करना पड़ता है। अच्छा, आप कितना पैसा रख रहे हैं उसके बेसिस पे ही डिसाइड होगा कि भविष्य में आपको कितना लोन मिल सकता है। जेपीएससी के लिए इतना काफी है, लेकिन मैं और 2-3 फैक्ट आपको बता देना चाहता हूं, ठीक है? आपका कितना वोटिंग राइट होगा वो यहां से डिसाइड होता है। आपका किसी भी मुद्दे पे आईएमएफ का वोटिंग राइट कहां से डिसाइड होता है? आपके रिजर्व ट्रांच में कंट्रीब्यूशन से। आपका रिजर्व ट्रांच में कितना कंट्रीब्यूशन है उससे डिसाइड होता है, ठीक है? रिजर्व ट्रांच में आपके कितने कंट्रीब्यूशन है, इससे आपका वोटिंग राइट डिसाइड होता है। इंडिया का अभी लगभग जो है, देख लेना एक बार, करंट लगभग 2.6, 2.5 से 3% के बीच में, ठीक है? अब ये जो कोटा है, ये वोटिंग राइट का जो कोटा है, रिजर्व ट्रांच में कंट्रीब्यूशन के साथ साथ कुछ और फैक्टर है। जीडीपी, आपके देश का जीडीपी 50% उसको डिसाइड करता है। दूसरा, आपके देश की इकोनॉमी कैसी है, जीडीपी, इकोनॉमी, ओपननेस, इंटरनेशनल रिजर्व और वेरिएबिलिटी। कितनी इकोनॉमी आपकी ओपन है, कितनी वेरिएबल है, और ट्रांच में आपका कितना रिजर्व है। ट्रांच का जो रिजर्व है वो सिर्फ जो है 15% कंट्रीब्यूशन करता है ना, इकोनॉमी शायद 30% करती है, जीडीपी 50%, और बाकी जो बचा वो ओपननेस और वेरिएबल, ठीक है? सॉरी, मैंने ओपननेस का 30% है, इकोनॉमी का करेक्ट कर लेना 15%। हालांकि आपके काम का नहीं है, आपको बस ये डाटा आपसे कभी नहीं पूछेगा भाई। आपको ये याद रख लेना है कि वोटिंग राइट किस बात पे डिसाइड होती है, कि उस देश की जीडीपी कितनी अच्छी है, इकोनॉमी कितनी अच्छी है, इकोनॉमी कितना ओपन है, कितना वेरिएबल है, और रिजर्व आपने कितना रखा है, पैसा कितना रखा है शुरू में। ये तमाम चीजें आपकी वोटिंग राइट डिसाइड करती है। इंडिया का बहुत कम है, लगभग 2-2.5% के आसपास। तो ऐसे एक जनरल आप कभी सवाल आ गया तो छूटे नहीं। क्लियर है? हाँ, इस कोटा का फायदा क्या है? इस कोटा का फायदा क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट? लोन ले सकते हैं आप। कहोगे सर कोटा बढ़ा के क्या फायदा है हमारा?
क्यों 2 पॉइंट हम कुछ और रखे? तो देखो कोटा का फायदा है, जितना कोटा रहेगा आपका, कोटा का, आपका जो कोटा है, उस कोटा का 145% आप एक साल में लोन ले सकते हैं मैक्सिमम, समझ रहे हैं? और पूरे मैक्सिमम टेन्योर, ये तो एक साल में 1 ईयर, और अधिकतम आप कितना ले सकते हैं? 145 इंटू 3 कितना हो गया? लगभग 435, नहीं, कितना परसेंट आप लोन ले सकते हैं? किसका? अपने कोटा का। समझ में आया फायदा? हाँ, एक साथ में मैक्सिमम इतना आप कभी भी जिंदगी में एक साथ में ले सकते हैं, और एक साल में इतना है मैक्सिमम। कोटा का 145% इन 1 ईयर लोन ले सकते हैं आप, और 435% एक साथ में मैक्सिमम कभी भी आप जिंदगी में लोन ले सकते हैं। ठीक है, दिस इज द बेनिफिट ऑफ योर वोटिंग राइट या कोटा। और कोटा डिसाइड होता है यहाँ से कि आपको कितना कोटा मिलेगा, आपका देश का जीडीपी कितना है, इकोनॉमी कितना है, इकोनॉमी कितना ओपन है या कितना वेरिएबल है, और या फिर रिजर्व कितना आपने रिजर्व ट्रांच में पैसा रखा है। तो ये है आईएमएफ का सोर्स। सोर्स इससे डिसाइड होता है, उस देश जो पैसा रखता है शुरू में, उसके अलावा कुछ वोटिंग राइट लोगों को मिलता है देश को, वो इससे डिसाइड होता है। उस वोटिंग राइट का फायदा क्या है, आप कितना लोन ले सकते हैं, उसका कहानी है। कितना भी डिटेल में जाए आपसे बन जाएगा। आईएमएफ अब जो ऋण देता है उसके कुछ नाम है आजकल, उससे भी देखा है मैंने, कई सिविल सर्विस ने सवाल पूछने लगा है। आईएमएफ का जो लोन है, आईएमएफ 2 तरह का लोन देता है। एक गैर रियायती, मतलब ब्याज लेता है, ये ठीक ठाक लेता है, ठीक है। और दूसरा रियायती, रियायती दर पे, मतलब लगभग नेग्लिजिबल, ठीक है। इसमें क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 0% या फिर नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इस पे मिलते हैं लोन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ आपको अल्पकाल, छोटे समय के लिए या फिर बड़े समय के लिए भी आपको क्या बोलूँ मैं उसको, लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, दोनों तरह के ऋण पे आपको पैसे मिल सकते हैं, ठीक है। अब इनके लिए वो जो टर्मिनोलॉजी यूज करता है, वो लोग सवाल पे पूछने लगा है। वो सब जो ऋण देता है, उन ऋण का कुछ नाम है। जैसे झारखंड सरकार गुरुजी क्रेडिट कार्ड देती है बच्चा को पढ़ने के लिए लोन, मरांग गोम के अंतरदेश से छात्रवृत्ति योजना शायद देती है इंटरनेशनल पढ़ने के लिए, तो उसका हर छात्रवृत्ति का या फेलोशिप का नाम होता है ना, वैसे जो फंडिंग देती है लोन, उसका नाम है। उस नाम से आजकल सवाल पूछने लगा है। कुछ जानना नहीं, बस वो टर्मिनोलॉजी को ना एक बार आज पढ़ा दिया, ध्यान में 2-3 बार रिवीजन करके बस ऐसे रीड मार के रख लोगे, तो एग्जाम में अगर सवाल आ गया तो देखा देखा वो ये पूछता है कि भाई ये कौन यूज करता है, ये टर्म रिलेटेड है किस संस्था से, तो आपको तुरंत आईएमएफ याद आ जाए। यूपीएससी ने सवाल भी पूछा है, छोटा कोर 1 लाइनर सवाल है, तो क्या पता इन लोग पीवाईक्यू तो देख के कॉपी करता ही है, इसलिए मैं सोचा आपको बता दूं, ठीक है। इसका तो बड़ा अच्छा नाम है, एक्सटर्नल, 3 है इसमें, एक्सटर्नल क्रेडिट फैसिलिटी। अच्छा, लास्ट का 2 वर्ड सेम रहेगा, क्रेडिट फैसिलिटी, क्रेडिट, एक्सटर्नल क्रेडिट फैसिलिटी, स्टैंड बाय और रैपिड, स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी, और एक है रैपिड, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। देखो नाम कॉमन है, एक्सटर्नल, स्टैंड बाय, रैपिड, क्रेडिट फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी, लोन सुविधा, लोन सुविधा, लोन सुविधा, रैपिड तुरंत मिलेगा, स्टैंड बाय या एक्सटर्नल, 3 ही है इसमें। तो बाकी चलो भाई हटा लो इनको, तो यहां कर लो। इधर जो नाम है स्टैंड बाय अरेंजमेंट, क्या नाम है, स्टैंड बाय अरेंजमेंट, ठीक है। देन फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन, देन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, और एक है रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट, रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट। ये यूपीएससी में यही पूछ दिया था शायद, जहां तक हमको याद आ रहा है,
रिपीट फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट इज रिलेटेड, ये नहीं पूछा था कि भाई वो रियायती है गैर रियायती है किस तरह का है, ये सब कुछ नहीं बोला था भाई। रिपीट फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट एक टर्म है जो लोन देने के लिए यूज करती है, कौन सी संस्था करती है? इट इज रिलेटेड टू आईएमएफ। क्योंकि वर्ल्ड बैंक या डब्ल्यूटीओ में ऐसे कोई नाम नहीं, लोन देने वाले लोन्स का नाम नहीं है, तो उधर तो नाम ही नहीं लेना, ऐसे कुछ भी आए तो आईएमएफ। ये इसलिए मैं पढ़ाना चाह रहा था। आपको लग रहा है बाप रे इतना रटना पड़ेगा, नहीं रटना क्यों है, एक बार बता दिया, ध्यान में 2 बार देख लोगे, दैट्स इट। एक्सटर्नल क्रेडिट फैसिलिटी वर्ड दिखे तो वो, या फिर इधर स्टैंड, ये नहीं पूछेगा किसका है, इतना तनाव लेकर रटना नहीं है, मैं ये भी क्लियर कर दे रहा हूं आपको। बस ये सब नाम है, कोई भी दिख जाए तो आईएमएफ से रिलेटेड है, आईएमएफ का लोन है वो, इतना याद रखना है। सर इंग्लिश में लिखिए ना प्लीज, ताकि बाद में हैंडराइटिंग समझ आए। तो इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ भाई, अब कुछ वर्ड हिंदी में भी लिखना पड़ता है ना, हिंदी मीडियम भी है ना। आपको बोला ना कि वो ट्रांसलेट करके नोट्स दे देंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है। आपको बाद में इसके इंग्लिश के नोट्स वो दे देंगे, राइट नितेश जी, इंग्लिश में मिलेंगे ना नोट्स, ठीक है। तो आप तनाव मत लीजिए। अब मैं अगर पूरा बातों को हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ बोर्ड में लिखना लगूँ तो समय दोगुना कंज्यूम हो जाएगा, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप समझ रहे हैं। इसलिए नोट्स का तनाव मत लो, वो मिल जाएगा, चिंता मत करो। जहाँ मैं जो हिंदी लिख रहा हूँ इंग्लिश लिख रहा हूँ मुझे लिखने दो, मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम कीवर्ड तो इंग्लिश में लिखूं, ठीक है, डोंट वरी। आगे बढ़ा जाए, लोन देख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट, आईएमएफ का एक एसडीआर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्री के लिए। आईएमएफ एंड एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, विशेष विशेष आहरण संपत्ति, ठीक है, विशेष आहरण अधिकार, आई थिंक संपत्ति नहीं अधिकार, ये क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट, हिंदी में विशेष आहरण अधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आईएमएफ से जुड़ा हुआ ये टर्मिनोलॉजी है। अगर सवाल यही पूछ दे जेपीएससी में इतना छोटा सा, देखो स्टेट पीसीएस के लिए छोटा छोटा बात हमेशा ध्यान रखना। वे एसडीआर इज रिलेटेड टू, ये टूल है आईएमएफ का, आईएमएफ इसको यूज करता है एज ए स्पेशल ड्राइंग राइट। क्या है स्पेशल ड्राइंग राइट? 1969 में इसको आईएमएफ ने शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1969 में। किसने? आईएमएफ में, समझ रहे हो। कृत्रिम मुद्रा, सॉरी मुद्रा है, माय बैड, कृत्रिम मुद्रा या फिर कागजी स्वर्ण, मतलब क्या बोले इसको इंग्लिश में, आर्टिफिशियल मनी या फिर पेपर गोल्ड, कागजी स्वर्ण, ये भी कहा जाता है एसडीआर को। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है फिजिकल पैसा नहीं होता है, वो एक रिसिप्ट मिलता है, कागज, जैसे चेक। चेक क्या, आपका संपत्ति है वो, लेकिन वो कागज के फॉर्मेट में। भारत सरकार का अपना जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट को कम करने के लिए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ज्वेलरी का शौक है भारत में महिलाओं को, और जब इंपोर्ट बढ़ता है तो आपको पता है कि हमारा क्या जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वो खराब हो जाता है, हाँ, भुगतान संतुलन खराब हो जाता है ना। जितना एक्सपोर्ट हो अच्छा है, हम जितना यहाँ से भेजे अच्छा है, ज़्यादा मंगाने से फिर दिक्कत है, हमारा ट्रेड डिफिसिट हो जाता है। नहीं तो भारत में चूंकि सोनों का बहुत डिमांड है, तो हम स्विट्जरलैंड वगैरह से आयात करते हैं बहुत ज़्यादा, तो महिलाओं को बहुत लगाव है ना फिजिकल गोल्ड से, तो भारत ने उसके लिए एक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम कुछ ऐसे करके लाई थी। उसमें बोली कि भाई आप सोना के जगह पे आप पैसा रखिए बैंक में, मतलब 5 लाख का आपको सोना खरीदना है, मत खरीदे सोना, फिजिकल गोल्ड मत खरीदे, आप 5 लाख का सोना, कागजी सोना खरीद लीजिए बैंक में, और हम आपको 5 साल या 10 साल का जो मैच्योरिटी पीरियड है उसके बाद उस समय गोल्ड का जो रेट होगा उतना ही रेट हम आपको देंगे, सोना का रेट, बैंक का इंटरेस्ट रेट नहीं। ऐसा क्यों किया गया? ताकि कुछ लोग उसको सोना फिजिकल डिमांड ना करके, जैसे आप सोना खरीद के भी घर में रख लेते हैं ना कि 5 साल 10 साल बाद बढ़ेगा, बेच देंगे, जो आपका संपत्ति है, तो बोला कागजी संपत्ति रखे, इससे क्या होगा, इंपोर्ट घट जाएगा, तो ट्रेड बैलेंस हमारा ठीक रहेगा। ऐसा सरकार ने सोच के योजना लाई, लेकिन फेल हो गई। क्यों? बंद करना पड़ा, हाल ही में भी 2-3 साल पहले बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको पता है भारतीय महिलाओं को फिजिकल गोल्ड से प्यार है, वो कागज वागज बैंक में रखने से चलेगा,
तो शादी में पहन के नहीं जाओगे, पड़ोसी को दिखाओगे नहीं, तो क्या कागज बैंक वाला जो रिसिप्ट मिलता है उसको पहन लोगे कान में, नाक में, सर में, ये देखो हमारे पास इतना सोना है। तो ये फेल्योर का कारण रहा उस स्कीम का। तो उसी तरह का ये स्पेशल ड्राइंग राइट जो है क्या है, आर्टिफिशियल मनी है, पेपर गोल्ड है। अच्छा, ये डिसाइड कैसे होता है? इसका जो बास्केट है उस बास्केट में कुछ करेंसी है। इसका जो बास्केट है एसडीआर का, टोकरी जिसको कहते हैं नहीं, उसमें 2016 में एक और जुड़ गया, डॉलर। आपको मालूम है सबसे पहले कौन होगा? डॉलर होगा, फिर येन था, फिर यूरो था, येन, यूरो, डॉलर और ब्रिटिश पाउंड। ब्रिटेन को कहां छोड़ दे रहे हैं, नहीं, ब्रिटिश पाउंड। ये चार थे। 2016 में इसमें नया कौन जुड़ा? चीन का क्या है करेंसी भाई? युआन, रेनमेनबी, युआन, रेनमेनबी भी कहते हैं उसको, नहीं, नाम देख लेना, जो भी पूछे एग्जाम में सही हो। 2016 से ये चीन का ये भी जुड़ चुका है। देख रहे हो चीन का महत्व, भारत का रुपया नहीं इस बास्केट में। तो ये सवाल आपसे इतना पूछेगा कि आईएमएफ एसडीआर किसका टूल है? आईएमएफ का टूल है, 1969 में आया। ये नहीं पूछेगा क्या ये आर्टिफिशियल मनी या पेपर गोल्ड कहा जाता है? हाँ सर कहा जाता है। और ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन एसडीआर के बास्केट में है या नहीं है, यूपीएससी में आ चुका है। ये 2016 में नहीं, मतलब यूपीएससी में किसी साल आ चुका है। चीन का युआन भी उसमें बास्केट में 4 से 5 हो गया। बास्केट में कितने हैं? 5। एसडीआर का बास्केट किससे डिसाइड होता है? इन 5 से, डॉलर, येन, यूरो, ब्रिटिश पाउंड और चीन का युआन, इनके करेंसी। हमारा करेंसी नहीं है भाई, दुखद बात है, क्या कर सकते हैं। आप लोग पढ़िए अच्छा से, देश को आगे बढ़ाइए, विकसित बनाइए, नहीं? हाँ, क्लियर है? एक एसडीआर का मूल्य क्या होगा, ये एसडीआर के बास्केट से डिसाइड होता है कि एक एसडीआर कितना होगा। समझ रहे हो? ये करेंसी जो 5 करेंसी है उस टोकरी में, ये करेंसी ही डिसाइड करती है। ये करेंसी अगर गिर जाए, ये 5 करेंसी का वैल्यू गिर जाए तो 1 एसडीआर का वैल्यू गिर जाएगा। ये जो करेंसी है मजबूत हो जाए तो 1 एसडीआर का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। काइंड ऑफ डॉलर। समझ रहे हो? समझ रहे हो या नहीं? क्लियर है? तो क्या पूछेगा पीटी में इस टॉपिक से, वो भी मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ आईएमएफ हुआ खत्म। नाउ द सेकंड इज वर्ल्ड बैंक। जल्दी जल्दी हेडिंग दो फटाफट। थोड़ा ये 3 थोड़ा लेंदी हैं, उसके बाद तो स्पेशल रिपोर्ट्स तुरंत हो जाएगा। इनके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेना है, क्योंकि इनसे कुछ भी सवाल पूछता है, मैंने इसलिए हर चीज़ पढ़ा दी। ठीक है? अब यूपीएससी दो या जेपीएससी दो, बीपीएससी दो, यूपीपीसीएस दो, आईएमएफ दोबारा जिंदगी में देखने की जरूरत नहीं है। बस इसके जो रिपोर्ट्स है वो मैं पढ़ा दूंगा। और उसके लिए हर साल आपको भारत का क्या स्थिति है, अगर रैंक देखना हो तो वो एक बार अपडेट करते रहना, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं। क्लियर है? वर्ल्ड बैंक, ब्रेटन वुड का जुड़वा किसे कहा जाता है? अभी पढ़ाया था ना, ब्रेटन वुड्स ट्विन, इनको कहा जाता है भाई? वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, इंपॉर्टेंट फॉर जेपीएससी। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक की स्थापना या सदस्य देश, हाँ कितने सदस्य देश हैं? हेडक्वार्टर कहां पे है? बोला था ना, ये सब कुछ मुख्य बातें हर के बारे में याद रखना है। सदस्य देश लगभग 189। हेडक्वार्टर, पैसा का बात है ना, तो कहां पे होगा? वाशिंगटन डीसी, WDC लिख दिया, यूएसए, याद रहेगा शॉर्ट में। देखो सदस्य की जहां तक बात है ना, आईएमएफ के जो सदस्य होते हैं ऑलमोस्ट वो वर्ल्ड बैंक के भी सदस्य होते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है, ये मत बोलना ऐसा रूल पढ़ा देगा, नहीं, नॉर्मली सामान्यतः देखा गया है। ठीक है? अरे ये क्या हो गया भाई? ठीक है, अब वर्ल्ड बैंक का भाई कंपोजिशन क्या है, ग्रुप क्या है, या फिर इसका थोड़ा एम देख लो, पहले ऑब्जेक्टिव देख लो। वर्ल्ड बैंक का एम क्या है? एम क्या है? गरीबी कम करना, समझ रहे हो? लोन देना, फ्री में पैसे देना, चैरिटी देना, कम से कम लोन में विकासशील देशों को ब्याज दर पे लोन देना, समझ रहे हो? गरीबी में कमी करना। हाँ, 2030 तक इसका लक्ष्य है विश्व का गरीबी, ये डाटा याद रखना, काम आएगा मेंस में। 2030 तक जो है वर्ल्ड का पॉवर्टी को कितना % में लाना काम है इसका, लक्ष्य है 3% इसका टारगेट रखा है।
पूरे विश्व का बात हो रहा है, भारत का नहीं। उसके बाद शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, उसमें वृद्धि करना। शेयर्ड प्रोस्पेरिटी में क्या काम है इसका भाई? वृद्धि करना। कितना वृद्धि करना सर? 40% विश्व की गरीब जनसंख्या का आय बढ़ाना। 40% जो विश्व की गरीब जनसंख्या है उनकी आय को, आय जो है इनकम है उसको क्या करना है? बढ़ाना है। तो शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, उसको वृद्धि करना है, लोगों के इनकम बढ़ाने, खुशहाली बढ़ाने जिंदगी में, नहीं, और गरीबी कम करना है। 2030 तक कितना? 3%। पूछेगा नहीं आपसे जेपीएससी पीटी में, ना तो ये पूछेगा ना तो ये पूछेगा। पीटी के लिहाजे से मत याद रखना, पीटी के लिहाजे से ये बस एम, गरीबी, शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, वृद्धि करना, ये सब क्लियर है? हाँ बिल्कुल दिलीप, सही कह रहे हो। IMF, वर्ल्ड बैंक सब कहाँ पे होगा? 1945 वाशिंगटन डीसी। वेरी गुड, क्लियर है। अब विश्व बैंक के बारे में, समूह क्या है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप। 5 संस्थाएं, नहीं कितनी संस्थाएं हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप में? 5। पहला कौन है? IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरा कौन है? IDA। तीसरा कौन है? मिगा। चौथा कौन है? द फोर्थ वन इज IFC और द फिफ्थ वन इज ICSID, थोड़ा नाम ISD। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ये दोनों को ही साथ में कंबाइंडली कहा जाता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, भारत इसका सदस्य नहीं है, बाकी 4 का है। भारत जो है इसका सदस्य नहीं है, मेंबर नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, बाकी 4 का है। ये सवाल पूछता है भाई किन दोनों बैंक को मिला के वर्ल्ड बैंक बना है? तो IBRD एंड IDA। अच्छा, इनका फुल फॉर्म आप लिख लोगे? ठीक है, ये नोट्स में आपको मिल जाएगा। क्लियर है? ये जो है ये इंटरनेशनल रिजोल्यूशन से रिलेटेड है। अंतर्राष्ट्रीय जो पैसे को लेकर जो विवाद है, व्यापार में कुछ भी विवाद हो गया तो उसको समाधान के लिए है, और इसका जो रूल होता है बाध्यकारी होता है, बाइंडिंग नेचर का होता है। मतलब इसका जो भी अगर बोल दिया कि भाई इतना हर्जाना दो, उसको तुम्हारा ही गलती है तो देना पड़ेगा, रिगार्डलेस ऑफ आप सही है गलत। मतलब इसका जो भी ऑर्डर आता है वो बाइंडिंग नेचर का है, इसलिए भारत इसका सदस्य नहीं। आपसे ये सब पूछेगा नहीं, मेंस में इसके बारे में इलेबोरेट जानकारी होना चाहिए, वहां लिखना पड़ता है। मेंस में भी है, इकोनॉमी पेपर 5 में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। यहाँ पे बस IBRD और IDA, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनको मिलकर क्या बना? वर्ल्ड बैंक। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या भारत 5 का सदस्य है? तो नहीं, भारत इसका सदस्य नहीं, ICISD का। इसका फुल फॉर्म है, हिंदी में इसको कहते हैं निवेश विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और मिगा का है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक है, मिगा, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। ये फुल फॉर्म है। तो आप चाहो तो एक लाइन सर्च करके रख सकते हो, वरना जरूरत नहीं है, इतने काम का। ठीक है, अब इनके बारे में अगर आपको एक एक 2 लाइन जानना हो तो IBRD के बारे में जो मुख्य बात है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो आया। एक IDA के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए, इन 5 में से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ। IBRD का स्थापना कब हुआ, IDA का स्थापना कब हुआ, ये सब कुछ नहीं पूछेगा आपसे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन 5 ग्रुप को लेके वो ये कि भाई वर्ल्ड बैंक किससे मिलके बना? तो वर्ल्ड बैंक इक्वल टू IBRD प्लस IDA, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन प्लस इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। दूसरा जो IDA है उसको सॉफ्ट लॉन विंडो कहते हैं। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट लॉन का विंडो, क्योंकि बहुत कम, लगभग 0% रियायती दर में गरीब देशों को ये लोन देता है। ठीक है, निर्धन देशों को लगभग ये अनुदान, कंटिजेंसी ग्रांट देता है, या फिर बहुत कम पैसा लेता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड बैंक ग्रुप। क्लियर है? IFC के बारे में एक बात याद रखना, IFC का काम, मतलब उसके बारे में, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है, सबसे पहले यही संस्था था जिसने मसाला बॉन्ड जारी किया था।
मसाला बॉन्ड, बॉन्ड जब चैप्टर पढ़ाऊंगा इकोनॉमी में तब पढ़ाऊंगा। मसाला बॉन्ड सबसे पहले विश्व में इसी ने जारी किया था, इशू किया था फर्स्ट दुनिया में, इसीलिए इसको याद रखना। आपसे ये फैक्ट जो है हो सके जेपीएससी पूछ ले इनसे निकाल के निचोड़, इसलिए मैं उनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बात था वो आपको बता दिया। मिगा के बारे में कोई खास आपके लिए नहीं है। आईसीएसआईडी के बारे में आपको बताया कि भारत उस सदस्य नहीं है उसका। हाँ, आईसीएसआईडी राइट। इसके बारे में क्या बताया? दो बात, इसके जो सुझाव होते हैं वो बाध्यकारी होते हैं, बाइंडिंग नेचर के इसके सजेशन होते हैं। सुझाव कैसे होते हैं? बाध्यकारी, यानी जो सजेशन होते हैं वो कैसे होते हैं? बाइंडिंग होते हैं, बाइंडिंग नेचर के, इसीलिए भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत इसका, इंडिया इज नॉट ए मेंबर, भारत इसका सदस्य है या नहीं है? नहीं है, बाकी चारों का है। ठीक है, तो पीटी के लिहाजे से कुछ मुख्य बातें, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला वर्ल्ड बैंक से। ठीक है, क्लियर है? चलिए, जो थर्ड इंपॉर्टेंट है अब उस पर आते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट कौन था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। भाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना तो 1 जनवरी 1995 में, इससे पहले इसका पुराना नाम क्या था? पढ़ाया था ना अभी अभी। हाँ, उत्पत्ति कैसे हुआ इसका? ओरिजिन क्या है बताओ भाई, कमेंट करो जल्दी। उत्पत्ति ओरिजिन क्या है जो लोग लाइव देख रहे हैं? 1944 का ब्रेटन वुड एग्रीमेंट, बोल हाँ या ना? 1944 के ब्रेटन वुड समझौता से क्या बना था? इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्डर। क्या बना था? क्या डायरेक्ट डब्ल्यूटीओ बन गया? नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्डर बना। समझ रहे हो? कब बना ये? 1945 में। फिर प्रॉब्लम हो गया भाई कुछ, तो गेट बना, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ। अभी टेरिफ का बहुत नाम सुन रहे हो नहीं, थोड़ा देख लेना भाई करंट अफेयर्स। कब बना ये? 1947 में। और वहां के बाद जो है डब्ल्यूटीओ बना। ये इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन है, इवॉल्व है ऐसे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम आप आज जानते हो नहीं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कब बना ये? 1 जनवरी 1995 में। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? वेरी गुड। आईटीओ गेट देन डब्ल्यूटीओ। वेरी गुड तनिषा, गुड, एक्सीलेंट। व्हाट वाज द प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम था आईटीओ में? गेट में क्यों आना पड़ा? हाँ, आईटीओ में प्रॉब्लम क्या था? ये बाध्यकारी नहीं होते थे इसके सुझाव, तो कोई मानता ही नहीं था। समझ रहे हो? इसके सुझाव जो थे बाध्यकारी नहीं थे, जो सजेशन थे, सजेशंस वेर नॉट बाइंडेड या बाइंडिंग, सजेशंस बाध्यकारी नहीं थे। नहीं, तो बोला भाई कोई मान ही नहीं रहा था, तो इसके लिए क्या लाना पड़ा? थोड़ा ये पेन यूज कर ले। तो उसके लिए क्या लाना पड़ा? गेट। अब गेट से डब्ल्यूटीओ क्यों आना पड़ा? भाई इसमें जो है विवाद निपटाने का कोई व्यवस्था नहीं था। ठीक है, दूसरा जो गेट था वो सिर्फ गुड्स से रिलेटेड हुए था, ये सिर्फ वस्तु के बारे में बात करता था, ओनली गुड्स, वस्तु। सर्विसेज के बारे में बात नहीं करता था। तो डब्ल्यूटीओ जो है वो गुड्स प्लस सर्विस प्लस विवाद निपटान प्लस बाध्यकारी तीनों है इसमें फैसिलिटी। सर्विसेज, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेवा भी इसमें जोड़ दिया गया। सेवा जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो आपके ब्रेन से क्रिएट होता है। आपने कुछ डिजाइन कर दिया, कुछ कॉपीराइट, कुछ लिख दिया, कुछ गा दिया, समझ रहे हो? या कुछ आविष्कार कर दिया, इन्वेंट कर दिया, उसके लिए पेटेंट मिला, कुछ डिजाइन कर दिया, उसके लिए डिजाइन मिला, कुछ ट्रेडमार्क बना दिया, चिन्ह बना दिया,
या कुछ गा दिया, लिख दिया, कॉपीराइट है उसके लिए। तो ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। उसके लिए आप क्या करा सकते हैं, उनके सुरक्षा के लिए पेटेंट कराइए, ट्रेडमार्क कराइए, डिजाइन कराइए, कॉपीराइट कराइए। समझ रहे हैं? हमारे सॉफ्ट ये सब क्या है, सर्विस का काम है ना, तो गुड्स तो है ना, इसमें सर्विस है। तो इसका इंटरनेशनली कौन देखेगा? मान लो टेस्ला का कार अमेरिका में बना, भारत बोलेगा हम नहीं जानते, हम अपना टेस्ला बनाएंगे, बना दिया, भेज दिया, ये तो गड़बड़ है ना, उसका मालिक का पेटेंट है। ये तो भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना उसका। टेस्ला का जो ब्रेन है, जो इंजीनियर है, जो उसका व्यक्ति है कंपनी का, उसके ब्रेन से उपजा हुआ वो मॉडल है, तो वो क्या है, सर्विस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो। बौद्धिक संपदा कहते हैं उसको, इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट से है, ब्रेन से। आप उसको चुरा नहीं सकते, तो इसको कौन देखेगा भाई? तो भाई गेट में सुविधा नहीं था 1995 तक, तो बोला भाई खाली गुड से थोड़ा होगा, है खाली चावल गेहूं भेजोगे और हमारा चावल है हमारा गेहूं, हु विल टॉक अबाउट इंटेलेक्ट? तो कोई देश किसी का भी कुछ भी पेटेंट, कॉपीराइट, कुछ भी, सब समझ रहे हो क्या होगा? तो उसके लिए लाया गया भाई, गुड के साथ सर्विस भी जोड़ो, उसके लाया गया WTO, मतलब मॉडिफिकेशन कुछ किया गया, तो सर्विस को भी लाया जाए। तो फीचर समझ रहे हो, क्या क्या व्यवस्था हुआ और क्यों हुआ? क्लियर है WTO के बारे में, कैसे बना ये? हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्लियर है? जेनेवा के, सॉरी, स्विट्जरलैंड में एक सिटी है जेनेवा, वहां पे है, याद रखना। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? और करंट अफेयर में अभी इसका कौन डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर है वो देख लेना, स्पीडी में यहाँ पढ़ाया भी जाएगा, डोंट वरी, पढ़ाया जाएगा, है ना। जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ये हेडक्वार्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पैसा का जो बात नहीं होता वो वाशिंगटन DC में नहीं होता, बताया था ना मैंने। अमेरिका बहुत चालाक है, जहाँ पैसा का बात नहीं होता वहां पे तो ये सब आलतू फालतू चीज सब देखना जेनेवा में भेज देता है, मतलब यूरोप में भेज देता है। पैसा तो हेडक्वार्टर अमेरिका में होगा, पैसा नहीं तो टेंशन नहीं लेता मैं। तो इसीलिए जेनेवा स्विट्जरलैंड में, बाकी IMF और वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन DC। वाई? बिकॉज दोज आर रिलेटेड टू सम मनी। क्लियर है? WTO और गेट में क्या अंतर है मैंने बता दिया आपको, कि WTO में सिर्फ जो है, मतलब WTO में वस्तु, सेवा, बौद्धिक संपदा तीनों लाया गया, जबकि गेट सिर्फ वस्तु से रिलेटेड था, नहीं। हाँ, ये डिफरेंस लिख लोगे ना भाई, बताया ना अभी, गेट में सिर्फ गुड्स थे, वस्तु, उनसे रिलेटेड जो लॉ है उसको ये केयर करता था, वर्ल्ड में वस्तु के आदान निर्यात आयात को देखता था, बस उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। बट सर्विस, सेवा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा, ये दोनों इंक्लूड किया गया किसमें? WTO, क्योंकि 1995 अभी बहुत 30 साल पहले ही हुआ, 31 साल, धीरे धीरे 90s आते आते दुनिया आगे बढ़ रही थी ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में और सर्विसेज में, तो इसकी जरूरत पड़ी। इसलिए किसी भी चीज़ का जननी तो, मतलब आवश्यकता ही जो है किसी भी चीज़ की जननी होती है, इतना तो आपको पता ही होगा, नहीं। WTO के कुछ एम पूछ ले कभी, तब व्हाट इज द एम ऑफ WTO? तो ऐसा ऐसा कुछ एम है जिसको आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको लगे अरे एग्जाम में आ गया, तो नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार, पूर्ण रोजगार, व्यापार को बढ़ावा, संसाधनों का इष्टतम उपयोग और पर्यावरण की रक्षा। सोचे हो कभी? नागरिक जीवन को, सिटीजन को जो है उसको क्या करना है, उसके लाइफ, नागरिक जीवन स्तर को बढ़ाना है, सुधार करना है। पर्यावरण को बचाना भी इसका काम, मतलब उद्देश्य है, ध्यान रखना, पर्यावरण को ठीक करना है, हैं? रोजगार बढ़ाना है, प्रभावी मांग को बढ़ाना है, डिमांड वर्ल्ड में बढ़ाना है, तब तो ट्रेड चलेगा, व्यापार कब चलेगा, मांग बढ़ेगा। नागरिक जीवन स्तर बढ़ाना, पर्यावरण ठीक करना, रोजगार बढ़ाना, प्रभावी मांग को बढ़ाना, व्यापार को बढ़ाना, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वही प्रभावी मांग में ही व्यापार आ गया, फिर से लिख रहा हूं। और संसाधनों का इष्टतम उपयोग, नहीं मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समझ रहे हो, ये ना हुआ अच्छे से उपयोग। क्लियर है? अब बहुत लोग को एग्जाम में आ जाता तो उसको लगता है ये ठीक है, मांग, व्यापार, ये सब लगता है कि अरे पर्यावरण, नागरिक जीवन, संसाधनों का उपयोग, ये सब क्या है। बट समझो, आप खाली ऊपर ऊपर नाम से कंफ्यूज नहीं होना, बॉडी का और भी बहुत सारा काम है, ओवरऑल डायमेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है? WTO का उद्देश्य हो गया। अब इसका संरचना अगेन मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, वो आपसे सवाल नहीं आएगा PT में।
ठीक है, तो ये नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग? नेक्स्ट जो हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि इसके कुछ एग्रीमेंट्स हैं, व्यापार समझौते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट। डब्ल्यूटीओ के कितने तरह के ट्रेड डब्ल्यूटीओ के कितने तरह के ट्रेड एग्रीमेंट हैं? आपने नाम सुना होगा, जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, AOA। उसके बाद आपने ट्रिप्स का नाम सुना होगा, तो मैं लिख देता हूं, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, GATS। फिर एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। फिर ट्रिप्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम से ट्रेड रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम। ट्रिप्स इज बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता। क्लियर है? और एक है ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स। चौथा कौन है? ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रिम्स। ठीक है, ट्रिप्स, ट्रिम्स, एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर और गेट्स, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में 3 बॉक्स आता है, नहीं? क्या क्या बॉक्स आता है? एक आता है ग्रीन बॉक्स, फिर आता है ब्लू बॉक्स शायद, हाँ जहां तक अगर मैं सही हो तो, या अंबर बॉक्स शायद आता है ना, किसी को याद है तो बताओ। एक तो ग्रीन बॉक्स है जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता, दूसरा शायद अंबर बॉक्स है जिसमें थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस होती है, और तीसरा कंप्लीटली होती है। किसी को मालूम है क्या मैंने सही लिखा है? तो कमेंट करके बताओ। 7 लोग लाइव हैं। इज दिस ब्लू बॉक्स और समथिंग एल्स? ग्रीन बॉक्स में क्या है कि नो रेस्ट्रिक्शंस, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, भारत इस पे साइन करा लेता है हमेशा। अंडर अंबर बॉक्स में क्या है? लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन। और ब्लू बॉक्स में कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन। इस लिस्ट में जो नाम होंगे, इस बॉक्स में जो चीजें होंगे, उसके आयात निर्यात पे भाई आपको ग्रीन, ब्लू एंड अंबर, ठीक है। तो ग्रीन बॉक्स नो रिस्ट्रिक्शंस, अंबर बॉक्स लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस, और ब्लू बॉक्स कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस। एग्रीकल्चरल गुड्स को लेके ये बातें हैं। एक बातें किसको लेके हैं? एग्रीकल्चरल गुड्स को लेके। उसका नाम ही है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, AOA। फुल फॉर्म लिख लेना यार, नोट्स में भी मैं लिखवा दूंगा, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसके ट्रेड को लेके WTO गवर्न करती है उसके ट्रेड को। तो भाई हम अगर मान लो हम चावल यहाँ से भेज रहे हैं अमेरिका, पहले टैरिफ नहीं लगाता था, बहुत टैरिफ लगा दिया चावल पे भी, बहुत महंगा हो गया अमेरिका में चावल, लोग नहीं खरीदेगा, तो हमारा क्या होगा? इंपोर्ट घट जाएगा और एक्सपोर्ट घट जाएगा। और एक्सपोर्ट घटने का मतलब होता है सीधा करंट अकाउंट डिफिसिट, कैट कहते हैं उसको, वो घट जाएगा। तो इकोनॉमी के लिए बहुत गंदा चीज है। हमको हमेशा अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना होता है, जितना बाहर हम बेचेंगे उतना डॉलर आएगा, तो उतना हमारा इकोनॉमी मजबूत होगा। अगर हम बाहर से मंगाएंगे तो हम डॉलर देंगे, तो फिर हमारा डॉलर कम होते जाएगा, तो हमारा डॉलर कहाँ पे जमा रहता है? हमारा एक नाम है बहुत फेमस, बताइए। हमारा जो रिजर्व है वो रिजर्व कम होता चला जाएगा आरपी के पास, नहीं? भारत अभी बहुत ज़्यादा आगे, 600 $650 बिलियन के आसपास हमारा रिजर्व है। 1991 में जो LPG लाना पड़ा था, उस समय हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था यूके में, नहीं? हमारे पास लगभग सप्ताह भर के लिए इंपोर्ट कवर बचा था, हाँ? और आज हमारे पास लगभग महीने, आई थिंक शायद 11 महीने का इंपोर्ट कवर है, इतना पैसा है हमारे पास, इतने डॉलर्स। उसमें सिर्फ डॉलर ही नहीं होते, कुछ गोल्ड्स भी होते हैं, डॉलर्स भी होते हैं, सब कुछ मिला के एक रेशियो है, वो मेंटेन किया जाता है, ताकि आपात स्थिति में अगर हम कुछ बेचने लायक नहीं रहे, कुछ बेचोगे तब तो पैसा आएगा, तब तो। जैसे जीवन कैसे चलता है, मैं नौकरी कर रहा हूँ, पैसे मिल रहे हैं, तो मैं खा रहा हूँ, तो पैसे आ रहे हैं हर महीने। मान लो हम काम करना छोड़ दें, तो फिर रिटायरमेंट के बाद कुछ तो पैसे होने चाहिए जिससे हम जितना लंबा, तो किसके पास कितना इंपोर्ट कवर है, मतलब अगर एक्सपोर्ट करने लायक कुछ नहीं है, तब भी आप कितना चीज मंगा के कितना दिन अपने देश को दे सकते हैं, इसको कहते हैं इंपोर्ट कवर। समझ रहे हो? हमारे पास लगभग 600-650 बिलियन डॉलर के अभी रिजर्व है आरबीआई के पास में, एक्सटर्नल रिजर्व, फॉरेक्स कहते हैं उसको, फॉरेन रिजर्व।
तो हमारे पास फॉरेक्स लगभग 11 महीने के आसपास का है। और 1991 में जब एलपीजी हमें लाना पड़ा, इकोनॉमी को ओपन करना पड़ा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसमें हमारे पास सिर्फ 1 सप्ताह का इंपोर्ट कवर बचा था। हमें अपना गोल्ड जो है रातों रात छुप छुप के गिरवी रखना पड़ा यूके के पास। हालांकि हमने रिसेंटली अपने गोल्ड मंगा लिया, आपको जान के ये खुशी होगा। मोदी गवर्नमेंट की ये बड़ी अचीवमेंट है। आज आज भर के जहाज में सोना है भाई, रिसेंटली अभी पिछले 1-2 साल के अंदर ही। ठीक है, खुश हो जाओ, सोने की चिड़िया आ गई भारत में। चलो, तो सवाल पूछा था जेपीएससी में 11th में कि भाई कौन बॉक्स नहीं है इनमें से, ग्रीन बॉक्स, अम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एक दे दिया तो व्हाइट बॉक्स। तो व्हाइट बॉक्स नहीं है। ठीक है, इसमें सवाल क्या आएगा? सवाल ये पूछ सकता है कि डब्ल्यूटीओ का ट्रेड एग्रीमेंट कौन इनमें से नहीं है? ट्रिप्स नहीं है, ट्रिम्स नहीं है, एओ नहीं है, जीएटीएस नहीं है। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और ये ट्रेड रिलेटेड टू इन्वेंट मेजर्स, नहीं इन्वेस्टमेंट मेजर्स, इन्वेस्टमेंट मेजर। हाँ, इन्वेंट नहीं, इन्वेंट मतलब खोज होता है, वो तो खोज इसमें आ गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। आईपी मतलब ट्रेड रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेड रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट मेजर। ठीक है, यहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है लिख लेना, यहाँ इन्वेस्टमेंट मेजर है। तो इनमें दे दे और बोले कौन नहीं है, ये है या फिर ये एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में ये बॉक्स वाला कहानी। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। ओके, तो द नेक्स्ट इन डब्ल्यूटीओ जो आपको जानना चाहिए, एक डिस्प्यूट सेटलमेंट है, बट मुझे नहीं लगता है कि वो आपके काम का है। ट्रिप्स भी बहुत काम के नहीं है, उसमें जितना आपको जानने लायक था मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, तो नाउ कम टू सम रिपोर्ट्स, कुछ संस्था और रिपोर्ट्स। डब्ल्यूटीओ में मोस्टली जो आपको सवाल पूछेगा तो यहाँ से कवर हो जाना चाहिए। अब ट्रिप्स के बारे में टोटल कि भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जैसे पेटेंट आता है, ट्रेडमार्क आता है, कॉपीराइट आता है, डिजाइन आता है। ठीक है, 20 साल के लिए पेटेंट मिलता है। 1970 में भारत ने पेटेंट देना शुरू किया, एक बार में 20 साल का लाइसेंस मिलता है कि आपके उस खोज पे कोई और आपके बिना लाइसेंस दिए उस पर काम नहीं कर सकता। समझ रहे हो? 2005 में पेटेंट एक्ट जो है 1970 का, वो उसका फर्स्ट बार अमेंडमेंट भी हुआ है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं ट्रिप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। मुझे थोड़ी इसलिए उसकी ज़्यादा जानकारी है क्योंकि मैंने पेटेंट ऑफिसर का 24 में इंटरव्यू दिया था, प्री मेंस इंटरव्यू था, उसमें ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर का पोस्ट था, वो भी यूनियन का है, केंद्र सरकार का। तो मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था, फिजिक्स ऑप्शनल था, 4 नंबर से छूट गया था, रह गया था फाइनल। इंटरव्यू में 6 नंबर मिले थे, वन ऑफ द गुड मार्क। तो द पॉइंट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। एपीएससी में अभी उतना डेप्थ में उसको जाना नहीं चाहिए, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे सवाल आते हैं। जितना काम का था मैंने बता दिया। ठीक है, या फिर थोड़ा यहीं पे लिख ही देता हूँ, ट्रिप्स से रिलेटेड नहीं, इट इज रिलेटेड टू। आपने देखा कि डब्ल्यूटीओ में अब हम सर्विस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दोनों को गवर्न रेगुलेट करते हैं, नहीं? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? बौद्धिक संपदा किसको बोलेंगे बताओ? जो बुद्धि से आया हो, ब्रेन से आया हो, नहीं? हाँ, ब्रेन का क्रिएशन हो, जो माइंड का, माइंड क्रिएशन। ठीक है, क्या क्या टूल्स है इसमें? तो पेटेंट होता है, आप पेटेंट करा सकते हैं किसके लिए? कोई इन्वेंशन किया, आपने खोज किया, ठीक है, या कोई मेथड हो, इन्वेंशन या मेथड हो कुछ, है ना, इन्वेंशन या मेथड के लिए। आप कॉपीराइट करवा सकते हैं, गाना गाया, बुक लिखा, इस सब के लिए समझ ही रहोगे आप। डिजाइन, डिजाइन आपने कुछ डिजाइन बनाया, लोगो बनाया, मान लो कोई ने आपने एक नया सेमीकंडक्टर या नया ट्रांजिस्टर डिजाइन किया, नया ट्रैक्टर डिजाइन किया, नया मॉडल इंजन डिजाइन किया, समझ रहे हो? तो उसका आप ले सकते हो लाइसेंस। या फिर मान लो ट्रेडमार्क, जैसे आप जूता पहनते हो ना, इसका नाइके का, तो देखना ऐसे करके एक साइन बना रहता है, नाइके का जूता में ऐसे करके, नहीं, नाइके वो क्या है, उसका ट्रेडमार्क, आप नहीं यूज कर सकते उसको, समझ रहे हो? तो इनको थोड़ा सा आप याद रख लेना, मे भी अगर आपके कुछ काम आ जाए। इंडस्ट्रियल डिजाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेड सीक्रेट और जीआई टैग।
ये जीआई टैग का आप लोग बहुत नाम सुनते हो, आप याद भी करके जाओगे नहीं। झारखंड में क्या क्या जीआई टैग मिला है। जीआई मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेटर। जीआई टैग किसी विशेष क्षेत्र में कुछ विशेष संस्कृति, कला, ऑब्जेक्ट, सर्विस कुछ भी हो तो उसके लिए जीआई टैग मिलता है। भारत में झारखंड में किसको किसको मिला है बताओ। कोहराय और कोहबर पेंटिंग को मिला है, और मांदर नहीं। दो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछा था। झारखंड पिछले ही साल मिला था एक 24-23-24 में, और उस पर सवाल भी पूछ लिए जेपीएससी ने, जेएसएससी ने, सबने। कितना इंपॉर्टेंट है जीआई टैग। ठीक है, तो आप करंट अफेयर में पढ़ोगे भी जीआई टैग। और एक है इंडस्ट्रियल सीक्रेट, नहीं सीक्रेट। ये तमाम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अलग अलग क्या है, एरिया है जिसपे अलग अलग लाइसेंस मिलता है। इन्वेंशन या कुछ मेथड खोजा आपने, मान लो दूध से दही बनाने का कुछ मेथड, दवा बनाने का कोई मेथड। कोविड के समय रेमडेसिविर करके एक दवा थी, रेमसीडियर, उसको लेके बहुत बवाल हुआ था। भारत और साउथ अफ्रीका ने उसको लेके उस कंपनी पे बहुत विवाद किया था। क्योंकि भाई अगर आपने कुछ खोजा या इन्वेंशन किया, कोई मेथड बनाया, जैसे भाई बड़ा पाव बनाने का मेथड, अब आप किसी को नहीं दे सकते लाइसेंस, आपका है तो, कि आप पैसा लेके एक्सक्लूसिव राइट दे सकते हैं। अब दवा में हुआ प्रॉब्लम कि कोविड के समय उस दवा की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। अब जो कंपनी बनाती है वो किसी को लाइसेंस नहीं देना चाहते थे। अब कंपनी, एक कंपनी अकेले बनाएगी तो भाई प्रोडक्शन कम, बहुत कम होगा, और उसमें बहुत वर्ल्ड वाइड कोविड के समय डिमांड बढ़ गया। तो भारत और साउथ अफ्रीका नाराज हो गया कि भाई लाइसेंस काहे नहीं दे रहे हो, दो और दो चार कंपनियों को लाइसेंस, पैसा लेना है ले लेना उनसे, ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा और सबको सप्लाई हो सके। समझ रहे हो। कॉपीराइट में कुछ गाया सुनाया, मैंने बताया। डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन में कुछ डिजाइन किया आपने, इंजन डिजाइन किया, टेस्ला कार का मॉडल डिजाइन किया, उस लुक का, और गाड़ी कोई नहीं बना सकता, आप बनाओगे तो फंस जाओगे, उसका उसमें एक्सक्लूसिव राइट है। जो जीआई टैग मिल गया तो फिर आप नहीं बेच सकते हो टैग लगा के। समझ रहे हो। ट्रेडमार्क, नाइकी का जूता में साइन ट्रेड बना हुआ ट्रेडमार्क है, फर्स्ट अटेम्प्ट का अपना ट्रेडमार्क है, वो लोगो नहीं जिसमें फर्स्ट अटेम्प्ट लिखा हुआ है, तो आप नहीं यूज कर सकते, वरना उसका एक्सक्लूसिव राइट है, लाइसेंस है। तो दीज आर रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इन तमाम चीजों को गवर्न कौन कर रहा है वर्ल्ड लेवल पे? ट्रिप्स। ट्रिप्स क्या है? एग्रीमेंट है किसका? डब्ल्यूटीओ। जो देश डब्ल्यूटीओ का सदस्य बनते हैं उसको ट्रिप्स का इन तमाम एग्रीमेंट्स को फॉलो करना पड़ता है, भाग नहीं सकते हैं, रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक इसमें कुछ थोड़ा सा फटाफट मैं आपको बता दूं, 8-10 मिनट में वो हो जाएगा, तो ये चैप्टर खत्म ही हो जाएगा। कुछ संस्थान और रिपोर्ट्स, सम वर्ल्ड रिपोर्ट, जिसपे सवाल आता है। ये लास्ट चैप्टर है, मतलब हेडिंग है। सबसे पहले एक नंबर में आईएमएफ को ही देख लो। आईएमएफ का दो रिपोर्ट आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट, क्या है? विश्व आर्थिक, अच्छा ये जेपीएससी पीटी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? विश्व को वर्ल्ड इकोनॉमिक परिदृश्य मतलब आउटलुक, रिपोर्ट का मतलब रिपोर्ट, आउटलुक है यहाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। दूसरा जो इसका जारी होता है वो है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। क्या बोलते हैं इसको? ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, नहीं समझ रहे हो? रटना नहीं है, अभी ट्रिक बता दूंगा, डोंट वरी। 2 नंबर में वर्ल्ड बैंक के बारे में याद रखना है, उसके कुछ फेमस रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक का पहला जो रिपोर्ट है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पूछ चुका है यूपीएससी में। ये तमाम चीज़ों पे सवाल आ चुका है हर एग्जाम में, बहुत सारे स्टेट पीसीएस और सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस में ऑलरेडी सवाल आ चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, हाँ
हिंदी में इसको बोलते हैं विश्व विकास रिपोर्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, हिंदी में। तीसरा जो वर्ल्ड बैंक का इंपॉर्टेंट है, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट। वैश्विक आर्थिक संभावना मतलब ग्लोबल इकोनॉमी, वैश्विक आर्थिक संभावना नहीं, पॉसिबिलिटी रिपोर्ट, हिंदी में वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, राइट, क्लियर है। चौथा एक और हट ही जाएगा यहाँ पे, डी नंबर लिख ही देता हूं, वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट। हिंदी में लिख लेना, वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट, ठीक है। एक चौथा है कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट, मतलब सॉरी पांचवा, कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं यहाँ पे आपको याद कैसे रखना है वो समझा देता हूँ। देखो आईएमएफ किससे जुड़ा हुआ है, आईएमएफ का काम है बैलेंस ऑफ पेमेंट, आयात निर्यात, तमाम जो संतुलन से रिलेटेड जुड़ी हुई चीजें उनको ठीक करना, है कि नहीं। तो देखो इसका काम है आउटलुक, भाई वर्ल्ड का इकोनॉमी आउटलुक कैसा है, परिदृश्य पूरा कैसा है ओवरऑल, उस पर ध्यान रखना है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, भाई वित्तीय स्थिरता का काम, मेन काम इसका है बीओपी को ध्यान में रखते हुए स्टेबिलिटी का काम। आपने देखा था हमने आईएमएफ का जो उद्देश्य था उसमें लिखा था जो एक्सचेंज रेट है उसको स्टेबल रखना है, नहीं। वर्ल्ड बैंक में समझो इसका उद्देश्य क्या है, वर्ल्ड बैंक मोस्टली ये क्या है, किससे मिलकर बना है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आईबीआरटी और आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये दो को मिलकर बना है। और इन दोनों का मोस्टली काम क्या है, गरीबी कम करना, लोन देना, तमाम चीजें सुविधाएं प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल। तो देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लोगों को रोजगार भी देना है ना, गरीबी कम करना है, तो कितना उसके यहाँ बिजनेस करने का जो माहौल है वो कितना ईजी है, उसको कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। भाई मान लो एक अमेरिका की कंपनी आके भारत में कुछ खोलना चाहती है, कुछ प्रोडक्शन करना चाहती है, तो कितना इजीली लैंड मिल सकता है, मजदूर मिल सकता है, या फिर यहाँ पे रूल्स कितने कॉम्प्लेक्स हैं। तो इससे इन्वेस्टमेंट डिसाइड होगा ना। अगर माहौल बहुत खराब होगा तो कंपनियां नहीं आएंगी। जो 1991 से पहले हमारे यहाँ लाइसेंस राज था, लाइसेंस राज में हर छोटे से बड़े काम के लिए भी क्या, एक सुई खरीदो या एक एरोप्लेन बनाओ, सब सरकार के कंट्रोल में है। लाइसेंस लेनी पड़ती थी तो कंपनियां ज़्यादा आती नहीं थी, तो इन्वेस्टमेंट करती नहीं थी, तो हमारा बजट इकोनॉमी सब क्या था, कमजोर था। इन्वेस्टमेंट नहीं तो फिर डेवलपमेंट नहीं, पैसे नहीं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, भाई इसका काम ही है आईबीआरडी से मिलकर बनाया, नहीं, और आईडीए से, इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट इसका काम है। तो जहां डेवलपमेंट दिखे मतलब वर्ल्ड बैंक होगा। ग्लोबल इकोनॉमिक पॉसिबिलिटी रिपोर्ट, अब ये पॉसिबिलिटी ढूंढता है कितना इकोनॉमी का पॉसिबिलिटी है, ताकि वहां पे इन्वेस्टमेंट कराया जा सके, समझ रहे हो। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट, देखो फिर डेवलपमेंट आ गया, तो जहां डेवलपमेंट दिखे आंख बंद करके वर्ल्ड बैंक। कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट भी ढूंढने का काम कौन करेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। भाई बिजनेस कहाँ होगा, कमोडिटी मार्केट, वहाँ कितना अच्छा है। घरेलू मार्केट जो है कमोडिटी को लेके, जो अलग अलग वस्तुएं हैं उसको लेके, वो कितना अच्छा है वहाँ मार्केट। ये सब काम वर्ल्ड बैंक का होगा, आईएमएफ का क्यों होगा, वो तो मोस्टली इकोनॉमिक आउटलुक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मोस्टली बीओपी और जो एक्सचेंज रेट है उसको स्टेबल करने का काम करती है। तो बाकी तामझाम जो दिखे वो वर्ल्ड बैंक, एज ए ट्रिक याद रख लो, ठीक है। दो के बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट है वह इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ, नाम सुना ही होगा। इसका एक रिपोर्ट है जिसपे जेपीएससी पिछले बार सवाल भी पूछा था, ठीक है। विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी रिपोर्ट, नहीं समझाया था मैंने उस दिन, हाँ, विश्व सामाजिक
सुरक्षा रिपोर्ट, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी कौन देगा मजदूरों को भाई? इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो लेबर लॉ से रिलेटेड है, समझ रहे हो कि कितने उम्र के बाद लोगों को आप कह सकते हैं कि वो कामकाजी उम्र है, कितने उम्र के बाद रिटायर्ड उम्र है, ये सब डेडलाइन डिसाइड करना, उनको लेके जो भी लेबर लॉज है इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जैसे यहाँ के लोग सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, यूएसए, अलग अलग जगह पे काम करने जाते हैं। कुछ हो गया जैसे अभी झारखंड के ही कुछ मजदूर कैमूर में फंस गए थे, नहीं कैमूर कह रहा हूँ, व्हाट वाज द नेम ऑफ द कंट्री इन अफ्रीका? कैमरून, यस कैमरून, है ना। तो तुरंत हेमंत सोरेन साहब ने फोन लगाया ऊपर में और तमाम वो जो विदेश मंत्रालय है उनसे कनेक्टिविटी बना के उनको वापस लाया गया सुरक्षित। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो लेबर से रिलेटेड लॉज है उसको गवर्न करता है आईलो, तो सोशल सिक्योरिटी उनको देना काम उसका है, तो उस पर रिलेटेड वो ऐसे ट्रिक याद रखो कि सोशल सिक्योरिटी लेबर को कौन देगा? आईलो देगा। ये सवाल पूछ भी चुका नहीं। उसके बाद एक वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट, ग्लोबल लेबर रिपोर्ट, नाम वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट कौन? मजदूर से रिलेटेड आईलो है तो आईलो करेगा। और एक है ग्लोबल वैश्विक रोजगार एवं सामाजिक परिदृश्य, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, सोशल आउटलुक रिपोर्ट, ये लुक है, ठीक है। वैश्विक रोजगार एवं सामाजिक परिदृश्य रिपोर्ट, भाई एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड मामला किस पे आएगा? आईलो पे आएगा, ऐसे ट्रिक याद रखो, क्लियर है। उसके बाद थर्ड, ये जेपीएससी में आ भी चुका है, फर्स्ट वाला 11 जेपीएससी। थर्ड में सॉरी फोर्थ में किसके बारे में पढ़ लेते हैं? डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ना है, के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। डब्ल्यूटीओ के बारे में इसकी कुछ रिपोर्ट्स भाई, तो इसकी जो पहली इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वो है विश्व व्यापार रिपोर्ट। एक तो अपना नाम से जुड़ा हुआ वर्ल्ड ट्रेड ही देखता है तो वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट जारी करता है। दूसरा वर्ल्ड स्टेटिस्टिकल, वर्ल्ड ट्रेड स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट, ट्रेड से रिलेटेड, अगेन ट्रेड का कितना सांख्यिकी है, विश्व व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट और विश्व व्यापार रिपोर्ट, नाम याद रहेगा, सब में ट्रेड लगा हुआ है तो ट्रेड का काम ट्रेड देखेगा, नहीं जस्ट ए मिनट, रियली सॉरी। उसके बाद जो फोर्थ के बाद जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन जिसपे सवाल आता है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, ठीक है। ये क्या निकालती है भाई? बहुत महत्वपूर्ण निकालती है। एक निकालती है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ग्लोबल, नाम सुना होगा आप लोगों ने, जेंडर वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, है ना, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुके हैं, इसमें तो भारत का रैंक क्या है ये भी आपको याद रख के जाना चाहिए, ठीक है। समावेशी समृद्धि एवं विकास रिपोर्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी समृद्धि एवं विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ एवं डेवलपमेंट रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन जारी करता है भाई? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इंक्लूसिव ग्रोथ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दुनिया को भी इसी की जरूरत है, नहीं खास करके भारत जैसे विकासशील देशों को। एक वैश्विक जोखिम रिपोर्ट भी जारी करता है, 3 याद रख लीजिए, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में 3 आपको एटलीस्ट याद रखना ही चाहिए। छठा नंबर का जो ऑर्गेनाइजेशन है यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या क्या है भाई इसके कुछ मुख्य बातें?
कुछ मुख्य रिपोर्ट। एक है मानव विकास रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास सूचकांक नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स शायद बोलते हैं, या देख लेना शायद रिपोर्ट या आई थिंक वो दोनों अलग अलग हो सकता है मे बी। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ही है, वेरी इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए, इवेंट का है ना, इवेंट का संस्था जब भी आ जाए तो आपके लिए ज़्यादा ही जरूरत। ये भी ये सब बहुत पॉपुलर में पढ़ा रहा हूँ, सैकड़ों में से छांट के, तो ऐसा मत सोचना 5-6 याद करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा भाई, कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। चलिए, और कुछ है जो मैं आपको नोट्स में दिला दूंगा, उनको आप ध्यान रख लेंगे, ठीक है। 3-4 और मुख्य संस्थाएं, उनके कुछ रिपोर्ट्स है जो मैं नोट्स में आपको टाइप करवा दूंगा, क्लियर है, उनको भी आप थोड़ा ध्यान में रख लेंगे, लेकिन ये 6 बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो 2-3 रिपोर्ट्स हैं 2-3 ऑर्गेनाइजेशन के, उसको मैं नोट्स में डलवा दूंगा। अब देखो इनका करंट अफेयर क्या है, कुछ कुछ जो रिपोर्ट्स हैं, जैसे एक मैंने बोला कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसमें भारत का स्थिति क्या है, लास्ट बार जो रिलीज हुआ है अभी लेटेस्ट, वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं। तो एक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डाटा याद रखिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस एक रिपोर्ट आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट आता है, तो वो करंट अफेयर में डोंट वरी आपको पढ़ाया जाएगा। उन कुछ खास 10-12 रिपोर्ट, एटलीस्ट 8-10 रिपोर्ट ऐसे हैं जिनमें भारत का क्या रैंक रहा लेटेस्ट में, वो आपको जरूर जानना चाहिए, और उसमें टॉप कौन किया, ठीक है। चलिए बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।